गुड मॉर्निंग ऑल. सर्वांनी काय करा, आपापले ऑडिओ बंद आणि व्हिडिओ चालू करा. म्हणजे आम्हाला तुमच्या सोबत वडील दिसले पाहिजेत. ऑडिओ बंद करायचेत आणि व्हिडिओ चालू करायचेत. नेमकं आज तुमच्या वेळेस नेटवर्क स्लो आहे बघा. माझं कदाचित माझी बॉडी लँग्वेज आणि आवाज वेगवेगळे ऑर्डर मध्ये येतील. ओके. व्हेरी गुड मॉर्निंग. सगळ्यांनी आपापले व्हिडिओ चालू करा. व्हिडिओ चालू करा. ऑडिओ बंद ठेवायचा आहे. आवाज बंद ठेवायचा आहे आणि व्हिडिओ चालू करायचा आहे. प्रत्येकाला सूचना, त्यांनी आपापला व्हिडिओ चालू करा आणि आवाज माईक म्यूट वर ठेवायचा आहे. मला प्रत्येकाचे पॅरेंट दिसू द्या एकदा तिथं स्क्रीनवर. सगळ्यांनी आपापले व्हिडिओ चालू करा आणि ऑडिओ बंद ठेवा. मला स्क्रीनवर तुम्ही दिसले पाहिजे सगळे. मला स्क्रीनवर तुम्ही दिसू द्या. मला तुम्ही दिसत नाहीयेत. तुम्ही सर्व दिसल्याशिवाय मी पुढे पॅरेंट मीटिंग चालू होऊ शकत नाही. तुम्ही व्हिडिओ चालू करत नाहीयेत. सगळ्यांना पुन्हा एकदा सूचना, सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू करून मला पॅरेंट दिसू द्या. इथं तुमचा व्हिडिओ चालू करा. आवाज येत नाहीये का माझा? येतोय येतोय आवाज येतोय. ऑडिओ बंद आणि व्हिडिओ चालू करायचा.
तुमचे व्हिडिओ चालू होईपर्यंत मागचे आमचे जुने डॉक्टर्सचे नाव पहा, सर्व पॅरेंट एकदा. Good morning. Hello. ऑडिओ बंद ठेवा तुमचा आणि व्हिडिओ चालू ठेवा. दिलीप खंदारे, प्रेझेंटेशन बंद करा. दिलीप खंदारे, जे प्रेझेंट करत आहात ते बंद करायचं. दिलीप खंदारे, स्क्रीन शेअर करत आहात तुम्ही, ते स्क्रीन शेअरिंग बंद करा. दिलीप खंदारे. तुम्ही व्हिडिओ का चालू करत नाहीत अजून मला लक्षात येत नाहीये. मला एकदा पॅरेंटशी फेस टू फेस बोलायचं आहे. तुम्ही तुमचे व्हिडिओ सर्वांनी चालू करा. व्हिडिओ चालू करण्यासाठी उजव्या बाजूला कॅमेराचं चिन्ह दिलेलं आहे, त्याच्यावर टच करा.
सर्व पालकांना विनंती आहे की त्यांनी आपले व्हिडिओ ऑन करा आणि माईक बंद करा. ही सूचना आता मी खूप वेळा दिलेली आहे. पॅरेंट्स समोर आहेत की नाही हे पाहिल्याशिवाय मला मीटिंग स्टार्ट करता येणार नाही. ओके. गुड मॉर्निंग ऑल. माझं नाव प्रशांत पाटील. गुड मॉर्निंग सर. मी तुमच्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स हा विषय शिकवतो. सर्वांचे परिहार पाटील फिजिक्स क्लासेसमध्ये स्वागत आहे. आज रविवार दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 आज आपण आपली पहिली पॅरेंट मीटिंग अरेंज करत आहोत. ॲक्च्युअली ही जी पॅरेंट मीटिंग असते ही पॅरेंट मीटिंग आपले फाउंडेशन जेव्हा संपतात आणि 11वी स्टार्ट होते म्हणजेच जुलैच्या फर्स्ट वीकमध्ये असते. परंतु यावर्षी या कोरोना पॅन्डेमिकमुळे आपल्याला ही पॅरेंट मीटिंग अरेंज करता आली नाही. त्यामुळे आपण ही पॅरेंट मीटिंग थोडीशी उशिरा आणि ऑनलाईनच करायची ठरवली. ओके. तर सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनस्वी स्वागत करतो. समोर पॅरेंट बसलेले आहेत असं मी इमॅजिन करत आहे आता, कारण मला इथं कुणाचे व्हिडिओ दिसत नाहीयेत. आता चालू केलेत नाही मला माहित नाही, परंतु मला आता इथं सध्या तरी कुणाचे व्हिडिओ दिसत नाहीयेत. पालक आलेले असतील असे गृहीत धरून मी आज ही पॅरेंट मीटिंग चालू करत आहे. या मीटिंग मध्ये ही अशी वर्षातून किमान कमीत कमी 4 मीटिंग आपण घेतो. पहिली पॅरेंट मीटिंग जी असते ती आपण पुढे वर्षभरामध्ये काय करणार आहोत प्लॅनिंग ज्याला म्हणतो. मला तुमचा आवाज ऐकू येणार नाही कारण हा वन वे आहे. माझे इथं मी हेडफोन लावलेले नाहीयेत आणि फक्त माईक लावलेला आहे. त्याच्यामुळे काही सूचना जर असतील तर त्या प्लीज इथं कॉमेंट मध्ये टाका. ओके. अभिजित तू काय कर, हेडफोन लावून बघ आणि काही असेल तर मला मग कॉमेंट मध्ये कळव. ओके. तर सर्व विद्यार्थी आणि पालकांचं पुन्हा एकदा मनस्वी स्वागत. जसं मी आताच सांगितलं की आपण ही जी पेरेंट मीटिंग है वर्षातून 4 वेळा घेतो. फर्स्ट मीटिंग में हम जनरली पूरे 2 साल का एनुअल प्लानिंग जो रहता, 2 साल में हम आपका सिलेबस कैसे कवर करने वाले हैं और हम क्या क्या करते हैं. अभी ऑनलाइन में थोड़ा सा अपना क्लास का प्रोसीजर अलग रह सकता, लेकिन ऑफलाइन जब स्टार्ट होंगे तो क्या क्या हो सकता, हमने इससे पहले जो भी किया है वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं. ओके. तो मैं परिहार सर से विनंती करूंगा कि परिहार सर आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करिए और आपने पेरेंट की जो अपने पेरेंट मीटिंग में अपना जो एनुअल प्लानिंग है उसके बारे में बताइए. तर सर्व पालकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं इथं स्वागत आहे पहिल्या पेरेंट मीटिंग मध्ये. ओके. आवाज येते का? तो देखिए यहाँ पर फिर आज जो पहला पेरेंट मीटिंग हमने अरेंज किया है, इसका रीजन ये है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली फिजिक्स के बारे में जो है कंसेप्ट, मतलब फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है जो टफ माना जाता है, एक्चुअली उतना टफ है नहीं, लेकिन एक 10th के पहले ही एक बताया जाता है
साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो तो पहले फिजिक्स को देखो, फिजिक्स बहुत टफ है। अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है, और बहुत से अच्छे रिजल्ट, ये साल भी अच्छे रिजल्ट आने वाले। हर साल 20 से 25 स्टूडेंट्स एमबीबीएस को लगते हैं, आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में अभी हमारा प्लानिंग कैसा रहेगा इस साल का। अभी इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्लानिंग हमारा भी डिस्टर्ब हो गया है। सब लाइव चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मतलब क्लासेस लाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके भी कंप्लेंट्स है कुछ। वो कंप्लेंट्स वगैरह भी आपको बताएंगे कि आपको क्या किस तरह से ध्यान देना है, पेरेंट्स को कैसा ध्यान देना है। बच्चा वीडियो देख रहा है, मतलब लाइव क्लास देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो बताता है कि सर हम ऑफलाइन वीडियो देखेंगे, ओके, या फिर घर पे बताता है कि हम ऑफलाइन वीडियो देखते हैं अच्छे से। तो इसके बारे में भी आज गाइडेंस रहेगा, मतलब आपको क्या करा के लेना है और किस तरह से आपको ध्यान देना है, उसके बारे में भी आज बताएंगे। ओके, तो सबसे शुरुआत में इस साल का प्लानिंग अगर देखेंगे तो सबसे शुरुआत में हमने जो बैच स्टार्ट किया था 8 जून को स्टार्ट किया था, और 8 जून से ये बैच एक लगभग 10 दिन तक हमने फाउंडेशन लिया था। पूरा ईयर प्लानिंग, मतलब 2 साल का प्लानिंग किस तरह से रहेगा, डेट्स में टेंटेटिव चेंज हो सकता है। ओके, सबसे पहले इस साल जो 8 जून से 18 जून तक के हमने फाउंडेशन लिया था। फाउंडेशन में कुछ बेसिक चैप्टर्स या फिर चैप्टर्स के बेसिक बताया था। ओके, जैसा मैकेनिक्स सेक्शन का बेसिक बताया था, करंट सेक्शन का बेसिक बताया था, ओके, या मैकेनिक्स सेक्शन में कुछ क्वांटिटीज वगैरह जो बेसिक है, जो 10th के लेवल से आपको 11th एंड 12th में आएंगे, ऐसे क्वांटिटीज के बारे में बात की थी। ओके, और उसके बाद में इसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी पूरा फाउंडेशन देख सकते हैं। ओके, ऑल इन द ऐप। ओके, ऑफलाइन वीडियो के फॉर्म में ये सभी आपको दिया है। उसके बाद में एक्चुअल बैच जो है, तो एक्चुअल सिलेबस हमारा 20 जून से स्टार्ट हुआ। ये 20 जून से लेके लगभग 5 से 10 मई तक जो आने वाला जो 2021 है, तो 5 मई तक या फिर 10 मई तक जो भी सबके क्लासेस जिस तरह से रहेंगे, उसके बाद 1 मंथ का छुट्टियां होते हैं 1 जून तक के, या 20 से 25 दिन का जो भी छुट्टियां रहेंगी। ओके, तो ये जो 1 साल का पीरियड है, 20 जून से लेके 5 या 10 मई तक हम यहाँ पर एनसीईआरटी 11th कवर करेंगे। ओके, एनसीईआरटी 11th आप याद रखो, एनसीईआरटी 11th, उसमें फिजिक्स पेपर फर्स्ट, और स्टेट लेवल का अगर देखा जाए वही चैप्टर स्टेट लेवल में है, सिलेबस दोनों का सेम है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है। सिर्फ क्या किया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, 11th के जो एनसीईआरटी 11th है उसका आधा पार्ट 11th में दिया है, स्टेट बोर्ड 11th में दिया है, और बचा हुआ आधा पार्ट एनसीईआरटी मतलब हमारे 12th स्टेट बोर्ड में दिया। ओके, 50% पार्ट 11th स्टेट बोर्ड में और 50% पार्ट 12th स्टेट बोर्ड में दिया। तो जब हम एनसीईआरटी 11th कवर कर रहे हैं, ओके, ये 20 जून से लेके, उसमें भी अभी लगभग 2 से 3 चैप्टर हो गए, और फिर बाद में और बैचेस बढ़ते हैं। जो दिवाली के बाद में जो सेशन रहेगा, तो अभी तो एक पीरियड चल रहा है, बच्चे शुरुआत में नए होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए या उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर करने के लिए 3 से 4 महीना एटलीस्ट लगता है। और स्टार्टिंग के मतलब राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, जो मेजरमेंट चैप्टर है, उस चैप्टर से लेके, मतलब उसी चैप्टर से हम डायरेक्ट एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करा के लेते हैं। मतलब आपको उनको एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी होना चाहिए, उनका आदत भी होना चाहिए, नॉलेज किस तरह से बिल्डअप करना है, ये पहले 3 से 4 महीना जाता ही है। कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहने दो, उनको पहले 3 से 4 महीना सेट होने को लगता है। जैसा क्रिकेट में होता है, बैट्समैन को जाने के बाद में 1 से 2 और या फिर 5-6 बॉल तो भी लगते हैं सेट होने को, वैसे ही ये स्टूडेंट्स को नीट का जो, या नीट, जेडब्ल्यू या सीईटी, तीनों भी रहने दो, कोई भी टेस्ट रहने दो, इन टेस्ट के लिए उनको तैयारी करने के लिए, या उनको एक पैटर्न जो है, नया पैटर्न है, 10 तक के पैटर्न थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला पैटर्न है, राइटिंग वाला पैटर्न, उसमें भी अभी थोड़ा बहुत एमसीक्यूज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज बेस्ड रहेगा। तो इसलिए 2 से 3 महीना कोई भी बच्चे को सेट होने के लिए लगता ही है। ओके, उनको ध्यान रखना है कि हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उसके लिए बुक्स वगैरह बताए हैं। यूनिवर्सल करके एक सेल्फ स्कोरर करके एक बुक है, तो पहले ही बताया है, पहले दिन ही बताते हैं, फाउंडेशन में भी बताते हैं और क्लास स्टार्ट होने के बाद तब भी बताते हैं। तो वो बुक्स लेना है और उस बुक्स में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है।
अभी ये लॉकडाउन होने की वजह से हम उतना मतलब इनका जो डाउट सेक्शन है वो क्लियर नहीं कर सकते। ओके, क्यों तो यहाँ नहीं आ सकते बच्चे और उनके डाउट्स फोन पर हम कितने सॉल्व करेंगे। ओके, जब लॉकडाउन खत्म होगा तब उनके डाउट सेक्शन के लिए हम अलग से एक पीरियड वो भी सेशन में बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी 11th मतलब 11th के एनसीईआरटी 11th के 10 चैप्टर और स्टेट लेवल का अगर देखा जाए वही 10 चैप्टर 11th में 8 चैप्टर में डिवाइडेड है और 12th में 7 चैप्टर्स है, ऐसे 15 चैप्टर्स है। मतलब एनसीईआरटी 11th के 10 चैप्टर और स्टेट बोर्ड के 11th के 8 + 7 मतलब ऐसे 15 चैप्टर के इक्विवेलेंट है। मतलब दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। तो उनका स्टेट बोर्ड का भी आधा सिलेबस कवर हो जाएगा मई तक, 5 से 10 मई तक 50% सिलेबस स्टेट बोर्ड का भी कवर होगा। मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो रिटर्न टेस्ट वो देने वाले हैं तो वो रिटर्न टेस्ट का 50% सिलेबस उनका कवर होगा। साथ में एनसीईआरटी पैरेलली ही होता है, एनसीईआरटी का 50% मतलब एनसीईआरटी 11th कवर हो जाएगा। मतलब उसमें भी 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का उनका स्टडी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन आते हैं। अगर जेडबलई का देखा जाए तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 50% मतलब लगभग 15 क्वेश्चन का स्टडी हो जाएगा। 50% उनका सिलेबस कवर होगा। उसके बाद में 1 महीना छुट्टियां रहेंगे 1 जून तक के। 1 जून के बाद में फिर नेक्स्ट मतलब एनसीईआरटी 12th स्टार्ट होगा और स्टेट बोर्ड का सेकंड पेपर स्टार्ट होगा, फिजिक्स सेकंड। तो बचे हुए जो चैप्टर रहेंगे 11th में सेकंड पेपर के, फिजिक्स पेपर सेकंड। ओके, और 12th में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं तो वो चैप्टर्स हम नवंबर तक के एंड करेंगे। ओके, एक 10 से 15 नवंबर तक उनका पूरा सेकंड पेपर और एनसीईआरटी 12th वो पूरा खत्म होता है। ओके, उसके बाद में बोर्ड का रिवीजन करेंगे एक 10 से 15 नवंबर। अभी एक डेट में फिक्स नहीं बता सकता। ओके, थोड़ा आगे पीछे होता है क्यों तो दिवाली के जो हॉलीडेज रहेंगे तो उसके हिसाब से डेट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन नवंबर में 1 नवंबर रहने दो या 30 नवंबर रहने दो। उसके बाद में हम क्या करते, फिर से स्टेट बोर्ड का 1 से 1.5 महीना या 2 महीने हम पूरा रिवीजन कराते और स्टेट बोर्ड के अलग से टेस्ट लेते। ओके, जैसा 1 दिसंबर से अगर हमने देखा 1 दिसंबर 2021 तो इनका टेस्ट जो है बोर्ड का टेस्ट, स्टेट बोर्ड का टेस्ट फरवरी में होने वाला है, फरवरी 2022 में होने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, एक 1 फरवरी या 1 फरवरी जो रहेगा 2022 का, तो तब से उनका बोर्ड का टेस्ट या उनके पहले प्रैक्टिकल के टेस्ट होता है, उसके बाद में थियोरेटिकल टेस्ट होता है। तो उसके पहले जो 2 महीना टाइम पीरियड रहेगा दिसंबर और जनवरी, उसमें जो भी बोर्ड के चैप्टर से अभी 15 से 16 नए सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहले पुराने सिलेबस में 20 चैप्टर थे और वो भी थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस था। अभी सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो गया, स्टेट बोर्ड का भी वास्ट हो गया। ओके, तो ये जो स्टेट बोर्ड के जो चैप्टर्स है वो स्टेट बोर्ड के चैप्टर्स का 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक पूरा रिवीजन किया जाएगा, पूरा थ्योरेटिकल रिवीजन। उसके प्रॉब्लम्स भी फिर से डिस्कस किए जाएंगे और एक एक चैप्टर पे पहला टेस्ट होगा। 15 जो चैप्टर्स हैं तो 15 चैप्टर्स पर एक एक चैप्टर पे पूरा अच्छे से टेस्ट होगा। जनरली बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड बुक के नीचे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं तो वही प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जाते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करके पूछे जाते हैं। तो उसका अच्छे से प्रैक्टिस 1 से 1.5 महीना या 2 महीना फुल हम बोर्ड को देते हैं। ओके, उसमें नीट के एनसीईआरटी के रिलेटिव टेस्ट भी चालू रहेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। ओके, लेकिन एक बोर्ड का टेस्ट उसका ही वही सिलेबस पे एक एनसीईआरटी का टेस्ट या नीट का टेस्ट या जेडबलई का टेस्ट। अभी मैं जो नीट बात कर रहा हूं तो साथ में पैरेलली उसको जेडबलई भी कंसीडर कर लो, तो दोनों का सिलेबस 95% से है। ओके, सिर्फ 5% मतलब एक ही चैप्टर एडिशनल है। इसको जेडबलई वाले जो मैप की टेस्ट देने वाले हैं उनको एक ही चैप्टर ज्यादा। और एमएसटी सीईटी अगर देखेंगे स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो टेस्ट देने वाले बच्चे मैथ वाले जो स्टूडेंट्स है, ओके, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, फिर डोंट रिप्रेजेंट योर स्क्रीन, राउत स्क्रीन रिप्रेजेंट मत करो क्यों तो बाकी बच्चों तक आवाज नहीं जाएगी। ओके, तो और पिन करो, जो अतीश परियार नाम का यहाँ पर आईडी है उसको पिन करो और बाकी स्टेडी रहो। ओके, तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो स्टेट बोर्ड का है हर एक चैप्टर का एक एक बार रिवीजन होगा और उसके प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन होगा
और उसमें स्टडी सर्कल तो होता ही है हमारा, और एक खासियत है आगे उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो जो स्टडी सर्कल एक हम लेते हैं लगभग 2 घंटा जिनपुर रोड के ब्रांच पे, और 2 घंटा 2 से ढाई घंटा कारेगांव रोड के ब्रांच पे, एक 2-3 घंटा मतलब बच्चों को यहाँ पर आके स्टडी करना है। ओके, उनके जो भी डाउट्स रहेंगे, अभी तो वो यहाँ नहीं आ सकते, अभी लिमिटेशन है, क्यों तो कोरोना की वजह से हमको भी परमिशन नहीं है, वो इलीगल हो जाएगा। ओके, जब भी स्टार्ट होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब भी परमिशन मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम हमारे हॉल में क्या करते हैं, एक स्टडी सर्कल रखते हैं, उसका एक टाइमिंग डिसाइड करते हैं, जनरली सबको अवेलेबल रहेगा। अभी कभी कभी ओवरलैपिंग हो सकता है मैथ का वगैरह, वो बात अलग रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 1-2 घंटा तो भी सबको मिलना चाहिए। ओके, तो वो स्टडी सर्कल का टाइमिंग हम रखते हैं, उसमें 2 से 3 घंटा बच्चों को यहाँ पर बैठना है, और अपने जो बुक्स रहेंगे, जो भी यूनिवर्सल रहेगा या फिर और दूसरे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बुक्स होते हैं, तो वो बुक्स के प्रैक्टिस भी उनको करना है। तो उसके अंदर यहाँ पर बैठेंगे, सपोज 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको अगर कुछ डाउट आ गया उसमें, तो वो वहां के वहां हम अवेलेबल होने की वजह से उनको क्या होगा, वहां पर वो पूछने के लिए आसान जाए। अभी क्या होता है, बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट्स आते हैं, उसके फोटो भेजते हैं स्क्रीनशॉट पर, मैं उतना व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ, या उतना देखना नहीं होता है अभी, तो लाइव क्लास अलग, उसका रिकॉर्डिंग भेजना अलग। एक्चुअली बैचेस 2 से 3 घंटा ले रहे हैं, लेकिन हमको रिकॉर्डिंग के लिए या उसको फिर बाद में एडिट वगैरह करने के लिए 4 से 5 घंटा, मतलब अभी भी हमारा 6 to 7 आवर्स जा रहा ही है ऑनलाइन होने के बावजूद। लगता है 2 ही घंटा पीरियड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, उसमें कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट कट करना है, फिर एक्सपोर्टिंग, इसको कम से कम एक वीडियो को 2 से ढाई घंटा लगता है, फिर अपलोडिंग करना है, वो बैच को डालना है। ओके, उस तरह से इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी ये बाद में हेडेक नहीं रहेगा, जब ऑफलाइन होंगे तो सीधा सीधा पीरियड लेना है, और फिर हमको 2 से ढाई घंटा आराम से मिलता है। मैं जिंतूर रोड को जनरली होता हूँ स्टडी सर्कल में, और कारेगांव रोड को पाटिल सर होते हैं। ओके, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस और यहाँ आपके डाउट सॉल्विंग होगी। एक बच्चे को जनरली जब हमको पूछने को आ गया, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा 3 ऑब्जेक्टिव पूछने को देते हैं एक लाइन में। अभी जितने भी बच्चे आएंगे 20-25 जो भी, तो 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। वो अगर कंटिन्यू 10 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो जो बाकी के जो बच्चे हैं जो बैठे हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम 3 ऑब्जेक्टिव का लिमिटेशन देते हैं। मतलब एक राउंड में बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं है तो वो 10 भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता। सपोज 25 बच्चे हैं, उसमें से 20-22 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 2-3 वाले ज्यादा भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं, लेकिन सबको टाइम मिलना चाहिए। इस वजह से हम 2-3 ऑब्जेक्टिव उनको पूछने लगा। वैसे 2-3 ही निकलते हैं, प्रैक्टिस जैसा जैसा करेंगे उतने कुछ निकलते नहीं। टफ ऑब्जेक्टिव अगर देखेंगे तो हर चैप्टर में हम ही ऑलरेडी 70-80% क्लास में ही ले लेते हैं। जो बचे हुए 20-30% के जो डाउट्स हैं, तो वो बच्चों के डाउट्स हम स्टडी सर्कल में कवर कराते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे का एक्टिव होना बहुत जरूरी, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी। वो अगर कुछ पूछेगा नहीं तो हम बताएंगे नहीं, जब तक कि वो बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। उसके डाउट्स जब तक नहीं पूछेगा, ओके, तो उतना हम ये उसको एक्टिव रहना जरूरी है। ऑफलाइन के बाद में भी, अभी ऑनलाइन है तो वैसे ही क्लास में भी लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव। मैक्सिमम 70% तो क्लास में ही कवर होता है, क्लास असाइनमेंट जितने रहेंगे उसमें कवर होता है। कुछ एग्जाम्स में कवर होते हैं, कुछ एग्जाम्स में हमको रोटेशन डालना जरूरी है, न्यू ऑब्जेक्टिव्स डालना जरूरी है, तो हर तरह के क्वेश्चंस उनके सामने से जाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये हो गया 11th का, उसके बाद में 12th स्टेट बोर्ड का रिवीजन कब तक के होगा, जनवरी 2022 तक के। उसके बाद में 1 फरवरी से लेके लगभग 5 से 6 मार्च तक के बोर्ड एग्जाम के लिए, स्टडी के लिए सेपरेट छुट्टियां रहेंगी, प्री एग्जाम लीव जिसको बोलते हैं। तो प्री एग्जाम जो स्टडी है, तो उसके लिए उनको छुट्टियां होती है, या प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उसके अंदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं एक 5 से 10 मार्च तक। फिर 10 मार्च से लेके जो अप्रैल है, 30 अप्रैल, ओके, 30th of April of 22, ओके, 2022 तब तक के क्या करेंगे यहाँ पर फिर, तो एक नीट का रिवीजन लेंगे। वो जो 20 चैप्टर रहेंगे, तो उसका एक फास्ट रिवीजन होगा, 1.5-2 घंटा उसका रिवीजन, मतलब क्लास फिर से मतलब छुट्टियां बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद में यहाँ पर आते ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं लगाते, घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, तो बोलते हैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।
लेकिन जो यहाँ पर होने वाला रिवीजन है, जो थ्रू आउट रिविजन है, हर पॉइंट क्लियर होगा। जो टफ पॉइंट है उनको अच्छे से उस पर स्ट्रेस दिया जाएगा, और वो 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी में बहुत से बच्चे अब्सेंट रहते हैं। वो अब्सेंट रहेंगे तो उनको एक्चुअली कौन से पॉइंट पे स्ट्रेस देना है। लगभग 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर में हर चैप्टर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी 12 से 15 साल हमको इसमें हो गए, 12 साल तो कंपलसरी हो गए, 12 इयर्स टीचिंग में, 12 इयर्स हो गया। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ओके, किसको थोड़ा सा कम रिवीजन दिया या कम थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो भी चले। और लास्ट में जो 5 मई को या 10 मई को जो नीट का एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम में बच्चों को किस तरह से कौन से चैप्टर में कौन सा पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेस देना है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, वो हमको मालूम होता है। उसलिए वो 1.5 महीना आपका लाइफ का डिसीजन मेकिंग रहेगा। उसमें अगर बच्चा अब्सेंट रहा क्लास में, ओके, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगा रिवीजन का, या बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन मतलब कंप्लीट डिप्रेशन नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर सिर्फ बायोलॉजी करते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री करते हैं, और फिजिक्स का जितना हुआ उतना रिवीजन करते हैं, जितना हुआ उतना बोलो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उतना करते ही नहीं, क्विट कर देते फिजिक्स को टफ होने की वजह से। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लास्ट में रिवीजन भी लेते हैं, और उसमें जो बच्चे अब्सेंट रहेंगे तो उनका तो लॉस कंपलसरी होगा, क्यों तो 2 साल जितना पढ़ा है वो 1.5 महीना में पूरा रिवीजन करना। न्यू स्टूडेंट को लेते नहीं है, लेकिन जो है बच्चे उनका कंप्लीट रिवीजन वो 1.5 महीना में होगा, 20 चैप्टर का। ओके, जो भी कंसेप्ट वाइज रिवीजन होगा, फॉर्मूले कौन से लर्न करना है, किस तरह से करना है। और 30 अप्रैल को भी हम बताते हैं कि आगे जो है, मतलब एक्चुअली 20 अप्रैल से बाद में नया कुछ करने का नहीं रहता है। तो क्या क्या करना है, फिजिक्स के कौन से चैप्टर पे स्ट्रेस देना है, आपको कौन से चैप्टर्स आसान जाते हैं, उसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि 20 चैप्टर में से अब कुछ बच्चे बोलते हैं 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 20 चैप्टर में अगर 15 चैप्टर ही एक बच्चे के अच्छे हैं, अब ये तो वो डिसाइड करेगा। हमारे लिए तो 20 चैप्टर करना जरूरी, लेकिन उसमें भी कुछ उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको ये बताते हैं। आप पूरा फिजिक्स छोड़ने के बजाय, कुछ बच्चे कैटेगरी वगैरह वो भी सोचते हैं कि सर हमारा तो कैटेगरी का ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी उनको 2 साल सोचना ही नहीं है कि हम कौन से कैटेगरी में, ओके, ओपन कैटेगरी है या और कोई भी कैटेगरी, वो कैटेगरी सोचना ही नहीं है। क्यों तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो कैटेगरी रहेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, मुंबई का जेजे हॉस्पिटल वगैरह, मतलब जेजे कॉलेज जो है तो वो मिलेगा। ओके, तो उसका सोचना है, बड़े कॉलेज का सोचना है, कैटेगरी भी रहेंगे तो भी। ओके, और आपको ये भी ध्यान देना है कि वो जो 20 दिन है, मतलब 35 या 45 डेज जो रिवीजन हो रहा है, उसमें स्टडी सर्कल भी रहेगा। पूरा फोकस्ड आपके बैच पर रहेगा, कंप्लीट फोकस। फाउंडेशन वगैरह नए बैचेस लेते हैं, लेकिन 90% फोकस आपके बैच पर होता है। 10 मार्च 22 से लेके 30 अप्रैल 2022 तक। देखो, क्यों तो क्या प्रॉब्लम्स है, आप आएंगे नहीं यहाँ पर तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या कौन सा चैप्टर टफ जा रहा है उसको कैसा रिवाइज कर सकते। ओके, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। 1.5 महीना डिसाइडिंग, उसमें ही बहुत से बच्चों का लॉस होता है। 1.5 से 2.25 साल बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, अगला साल का जो नवंबर बताया था वहां तक पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, तब तक के बहुत अच्छे से क्रिएशन रहेगा। कुछ बच्चे 1 साल अच्छा करते हैं, मतलब एनसीईआरटी 11th अच्छा करते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा सा टफ जा रहा है, क्यों तो सिलेबस बहुत वास्ट है। ओके, दोष उनका नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है, उस हिसाब से थोड़ा सा बर्डन आता ही है, प्रेशर में आता ही है। लेकिन जो अच्छे से करेगा और रिवीजन के टाइम में जो प्रेजेंट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। नहीं तो 2 साल का मेहनत वेस्ट होता है अगर 45 डेज लास्ट के प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो। अभी मेथड ऑफ टीचिंग अगर बोलेंगे तो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग में हम क्या करते हैं, जनरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियरेंस पे ज्यादा ध्यान दिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो नीट का सिलेबस या नीट से रिलेटेड या जेडब्ल्यू से रिलेटेड है वो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब मेन टारगेट हमारा नीट, जेडब्ल्यू और एमएसटीसी। वैसे स्टेट बोर्ड उसके सामने 40% ही सिलेबस का आपको स्टडी करना है, उसको हम कंप्लीट ब्लैंक नहीं छोड़ रहे।
उसके लिए सेपरेट 2 महीना दे रहे हैं, अगले साल का दिसंबर और उसके नेक्स्ट ईयर का जनवरी। क्यों? तो आपको 4 महीना वो बोर्ड पे ध्यान देना है, 3 से 4 महीने। ओके, तो वो जरूरी है, वो बराबर कवर कराते हैं। लेकिन बच्चे कुछ आज से ही टेंशन ले, सर हम बोर्ड का कैसे करेंगे, स्टेट बोर्ड के टेस्ट का कैसा होगा, तो वो सब बराबर शेड्यूल है। और ये मीटिंग उसी लिए लिया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जाएगा। ये आपको एक पीडीएफ फाइल भी हम आगे भेजेंगे, आज ही भेजेंगे, कि हमारा प्लानिंग किस तरह से 2 साल में। ओके, उसमें बोर्ड कब लेंगे, स्टेट बोर्ड कैसा लेंगे, ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टेट बोर्ड भी कवर होगा, उसमें टेंशन लेने का जरूरत, क्योंकि तो आप बोर्ड में पास होना भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा 2 साल नीट ही पढ़ाएंगे या जेडबल ही पढ़ाएंगे और बोर्ड में फेल हो गए तो भी चलेगा। इस तरह से थोड़ी ना छोड़ सकते बच्चे। तो बोर्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, 50% लेना जरूरी। ओके, 50% एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट का, पीसी भी रहने दो, पीसीएम रहने दो, 50% आना, 150 मार्क्स आना जरूरी। उतना तो आने ही वाला है, और हम जैसा बताएंगे उस हिसाब से अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा। ओके, और जो भी टीचिंग के बारे में बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर स्टेट बोर्ड का देखा जाए तो पहले स्टेट बोर्ड के कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, उसके डेरिवेशन जितने भी है, और बताते हैं कि ये स्टेट बोर्ड को पॉइंट है। ओके, ये नीट का पॉइंट है। नीट का पॉइंट बताते नहीं, ऑलवेज सभी पॉइंट्स नीट के रहेंगे, ये एनसीईआरटी के रहेंगे। सिर्फ स्टेट बोर्ड का अलग है तो उसका डेरिवेशन अलग से बताते हैं, ये हमको बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, तो उस पर ज्यादा ध्यान, वो रिटर्न में आपको लिखना है। ओके, बाकी रिटर्न लिखने का जरूरत नहीं, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। वो अगर नॉलेज रहा तो ही आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में नीट के मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स भी देते हैं क्लास में, लगभग 100 से 150 ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, ये क्लास असाइनमेंट में कवर करते हैं। उसमें जो इजी है वो बच्चों को खुद को आते भी है, जैसा अभी बच्चे देख रहे हैं। ओके, एक मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर शुरू है या स्केलर वेक्टर हो गया, उन पर से उनको ऑब्जेक्टिव किस तरह से सॉल्व करना है उसका एक आइडिया क्लियर होता। और कुछ डाउट्स भी रहेंगे कंपलसरी, ऑफ कोर्स। पहले शुरुआत में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव हार्ड जाते ही है। ओके, जिसको नहीं जा रहे, ओके, जिसको अगर सपोज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी नहीं आ रहे या जो क्विट कर रहा है, इसका मतलब एक तो वो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ओके, 2 केसेस होते हैं, एक तो कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर सब कुछ समझ में आ गया, वो केस में भी बच्चे कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, प्रैक्टिस ही नहीं करते, हमको सब समझ में आ गया है, हम डायरेक्ट संडे का एग्जाम देंगे और मंडे को हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट संडे कौन सा टेस्ट होगा। ओके, तो मंडे से लेके सैटरडे तक उनको पढ़ाई करना है, ऑब्जेक्टिव का डेली प्रैक्टिस करना है। नहीं तो संडे को टेस्ट है और बच्चा सिर्फ सैटरडे को ही पढ़ रहा है, तो संडे को 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या 4 सब्जेक्ट का होता है, पीसीएम भी जिसका 4 सब्जेक्ट है। फिर वो सैटरडे को स्टार्ट करेगा तो खत्म कब करेगा, फिर रिजल्ट पर उसका इफेक्ट होता है। ओके, और आपको लाइव जो है, मतलब अभी जो ऐप है उसके अंदर एग्जाम का भी उनका पूरा दिखेगा। माय एग्जाम्स में अगर जाएंगे आप, पेरेंट को भी उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मालूम होना जरूरी है बच्चों को। तो पेरेंट, अगर आपके यहाँ 2 मोबाइल हैं तो आप एक मोबाइल पर बच्चे का वो खुद उसका क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकेगा, वही यूजर नेम पासवर्ड डाल के पेरेंट उनका प्रोग्रेस भी देख सकते। माय एग्जाम में जाके उनके कितना एग्जाम में कितने पॉइंट्स या कितने मार्क्स मिले हैं, 180 में से कितने मार्क्स मिले हैं, किस तरह से कौन से क्वेश्चन में गलत हुआ है, ये भी देख सकते हो। ओके, तो माय एग्जाम में उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको मिलेगा। ओके, उसमें कुछ डाउट्स है तो आप क्लास के जो भी व्हाट्सएप नंबर है या फिर ऑफिस का जो भी नंबर है, जिंतू रोड के लिए अलग है, कारेगांव रोड के लिए अलग, उनको आप उसके लिए डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन पेरेंट को थोड़ा सा क्यूरियस होना जरूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है, हर एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा। एग्जाम की लिस्ट भी रहता है, एग्जाम्स के फोल्डर में अगर जाएंगे तो एग्जाम्स के पूरे नाम आते हैं, अभी तक के कौन कौन से ऑनलाइन एग्जाम हुए और उसमें से उसने कितने दिए हैं, वो माय एग्जाम में उसको क्लियर हो। तो दोनों तरफ आपको ध्यान देना, अगर उसने ऑफ कर दिया, और व्हाट्सएप पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना। जो भी व्हाट्सएप नंबर है तो पेरेंट को खुद का नंबर जनरली रखना है। अगर ऐसा हुआ, हम पेरेंट के अलग व्हाट्सएप नंबर करेंगे और स्टूडेंट के अलग व्हाट्सएप नंबर। अभी नया एक उसमें हमने एक फील्ड ऐड भी किया है, अपडेट प्रोफाइल में जाके आपको पेरेंट व्हाट्सएप नंबर भी भेजना है यहाँ पर। तो पेरेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, जो भी संडे का जो टेस्ट होता है तो उसका लिस्ट हम दूसरे दिन या उसी दिन भेजते हैं।
शेड्यूल्ड टाइम रहेगा, जैसा 4 से 6 बजे के बीच में बच्चों को एग्जाम देना या फिर 2 से 4 के बीच में एग्जाम देना है, तो उसका रिजल्ट बच्चों को बाद में 1 से 2 घंटा के बाद में हम एक्सेल फाइल के फॉर्म में भेजते और सभी बच्चों का भेजते, सभी मतलब जिंतूर रोड ब्रांच और कारेगांव रोड ब्रांच। तो उसमें आपको ये ध्यान में आएगा कि अपना बच्चा कौन से लेवल पर है, ओके, कौन से रैंक पर है। अभी रैंक तो हमने उसमें डाला नहीं है, लेकिन कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, कितने करेक्ट आ रहे हैं, कितने रॉन्ग आ रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। और मेथड ऑफ लर्निंग अगर बोलेंगे तो बच्चों को किस तरह से स्टडी करना है, तो स्टडी करते वक्त सबसे पहले जो हमने नोट्स दिए हैं, ऑनलाइन जो नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है। ऑनलाइन जो नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स पर पहले से अच्छे से पूरे पॉइंट्स क्लियर करना है, ओके। थ्योरेटिकल पॉइंट्स जब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हर पॉइंट पर ध्यान देना, और उस पॉइंट का कहीं ना कहीं आगे भी लिंक है, उस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ओके। कभी कभी कुछ पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव नहीं आते, लेकिन उसका कनेक्शन दूसरे चैप्टर से रहेगा या सेकंड पेपर के चैप्टर से कनेक्शन रहेगा। जैसा बहुत बार बोला है मैंने क्लास में, स्केलर वेक्टर चैप्टर का कनेक्शन बहुत सारे चैप्टर से, फर्स्ट पेपर ही नहीं सेकंड पेपर के चैप्टर से भी है। अभी मोशन इन वन डायमेंशन की जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो कंसेप्ट है, इनका कनेक्शन नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन में भी है। काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी कुछ चैप्टर्स में यूज हुआ। जो बहुत बेसिक है वो आना ही चाहिए, उसमें साइन कन्वेंशन आना ही चाहिए। पहले थ्योरेटिकल नोट्स पहले क्लास में जो बता रहे हैं वो देखना है, नहीं समझ में आ रहा है रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, रिकॉर्ड करके भी ये वीडियोस भेज रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसका मिसयूज करते हैं, क्लास में आते हैं 1-2 मिनट क्लास में क्या करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, सिर्फ नाम लगाते हैं, ये पेरेंट के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं, 7:15 बजे मैच है, कभी कभी नेटवर्क की वजह से 7:30 बजे स्टार्ट होता है, जो भी रहेगा, ओके। वैसा हम मैसेज डालते हैं व्हाट्सएप पे, तो स्टार्ट होने के बाद में बच्चे सिर्फ अटेंडेंस डालते हैं, जैसा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, अभी ये जैसा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वैसा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अटेंडेंस डालते हैं और फिर एग्जाम सॉरी जो भी मीटिंग है वो लेफ्ट करते हैं, और फिर दोपहर में रास्ता दे मतलब दोपहर में राह देखते हैं कि कब रिकॉर्डेड वीडियो आता है और कब हम देखें, ओके। कुछ कुछ नींद में से उठते हैं 7:15 बजे और वैसे ही शुरू करते हैं, क्यों, तो वीडियो और ऑडियो का कोई जरूरत नहीं हमको बच्चों का अभी तो, लेकिन वो बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये पेरेंट को ध्यान देना है। 1 घंटा जो भी है 7:15 से 8:30 तक या फिर 7:30 से 8:30 तक, उसमें वो लाइव है या नहीं, क्यों, तो लाइव में क्या करते हैं, कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा गाइडेंस जो है पीरियड में, जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कौन सा बुक रेफर करना है, ओके, या किस तरह से पढ़ाई करना है, उसके बारे में हम गाइडेंस देते हैं। और वो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग में वो हम कट कर देते हैं, ओके। रिकॉर्डिंग में वो जो इंस्ट्रक्शन है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, वो हम डिलीट कर मतलब एडिट जब करते हैं तो वो कट कर देते हैं, तो रिकॉर्डेड वाले को तो वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, या संडे का एग्जाम का जो बताया है वो रिकॉर्डिंग में नहीं रखते, या कुछ नया हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा वो रिकॉर्डिंग में से कट कर देते, ओके। तो जो लाइव में जितना मिलेगा उनको उतना रिकॉर्डेड में 100% नहीं मिलता, सिर्फ कंसेप्ट मिलेगी। तो इसलिए सभी बच्चों का लाइव जो क्लास है तो वो देखना बहुत जरूरी, ओके। इंस्ट्रक्शन उसमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन या एक्स्ट्रा गाइडेंस होता है, जो गाइडेंस हम एक्स्ट्रा इसमें कट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग में गाइडेंस का जरूरत नहीं, वो लाइव क्लास में गाइडेंस जरूरी है कि किस तरह से पढ़ाई करना है, कौन से टॉपिक को किस तरह से ध्यान देना है, वो सब बताते, ओके। और मेथड ऑफ लर्निंग में इनको क्या करना है, डेली 30 से 40 ऑब्जेक्टिव, अभी के कंडीशन में एटलीस्ट 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, कंपलसरी सॉल्व करना है। बाद में ये ऑब्जेक्टिव बढ़ते जाते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव, फिर 100 ऑब्जेक्टिव, जून के बाद में तो 100 ऑब्जेक्टिव डेली प्रैक्टिस करना जरूरी। अभी एटलीस्ट 30, लेकिन 30 सॉल्व करेंगे तो उनको 1 से 1.5 घंटा लगेगा अभी के केस में, ओके। दिवाली के बाद में 50 पर जाना है, या अभी आप 50 पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, 50 ऑब्जेक्टिव्स। फिर पहले थ्योरेटिकल मतलब स्टेट बोर्ड के अलग से नोट्स देंगे, ओके। स्टेट बोर्ड के नोट्स, अगर स्टेट बोर्ड का देखा जाए तो स्टेट बोर्ड के अलग से नोट्स, उसको रट मारना है, वो तो अभी जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि तो उसके लिए हम 2 महीना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ओके। नवंबर या दिसंबर जनवरी, अभी आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहा तो रट मारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा,
ओके, यह होता ही है, डेरिवेशन ही आते हैं, मैक्सिमम डेरिवेशन 60-70% डेरिवेशन ही आते हैं। थेरोटिकल भी आया तो उतना आप लिख सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कंसेप्ट ध्यान में आ गया तो आप खुद के लैंग्वेज में भी बोर्ड में एग्जाम में लिख सकते हो, उतना बोर्ड एग्जाम का टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। नोट्स देंगे हम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, स्टेट बोर्ड के अलग से नोट्स, एनसीईआरटी के अभी जो नोट्स दे रहे हैं अभी, वो एनसीईआरटी के या नीट जेडबल इसके नोट्स रहेंगे, एमएसटी सीईटी के नोट्स रहेंगे। ओके, तो पहले स्टेट बोर्ड के पॉइंट कवर करना है, और जो बोर्ड बुक के प्रॉब्लम्स है वो जो बोर्ड बुक के प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके नीचे जो बोर्ड बुक के प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स, वो एज इट इज फाइनल एग्जाम में आते हैं, या सिर्फ वैल्यू चेंज करके आते हैं। जहां पर 22 मीटर पर सेकंड है सपोज, तो वहां 42 आएगा, इतना ही चेंज, कैलकुलेशन सेम। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन में जो आंसर है तो वो अलग से आएगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और उसके बाद में क्या करना है, स्टेट बोर्ड का थ्योरी, स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स, उसके एमसीक्यूज, उसके बाद में एनसीईआरटी का जो भी कंसेप्ट रहेगा। ओके, तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट वो पूरा क्लियर करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे जाना है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे जाओ। कुछ बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर जाते हैं और फिर बोलते सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला भी आपको चार्ट बनाना है, स्टेट बोर्ड रहने दो या फिर एनसीईआरटी रहने दो, हर चैप्टर में जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं, अभी मोशन इन 1D उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं तो एक चार्ट बनाना है, दीवार पे लगा दो, लगे तो। ओके, हर एक चैप्टर का एक एक चार्ट और उसमें शॉर्टकट फॉर्मूले बनाओ। ओके, हर फॉर्मूले पे स्ट्रेस देना है, एक ना एक, क्यों तो उसको 10 मिनट लगता है रिवीजन के लिए। लेकिन फॉर्मूला अगर लर्न नहीं है तो आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव में वो क्लियर नहीं होगा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो तभी क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके लिए ही 2-3 महीना आपको सेट होने को लगता है। ओके, ध्यान रहे, हम जो पैटर्न से बता रहे हैं उसी पैटर्न से आपको स्टडी करना है, तब फिजिक्स इजी लगेगा। पहले 2-4 महीना तो टफ ही लगता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट इसमें। पहला मेजरमेंट चैप्टर बताया, उसमें बोला था आपको 60-70% अभी कवर होगा, 30% 2 साल के बाद में कवर होगा। 2 साल मतलब 1.5 साल के बाद में जब लास्ट रिवीजन होगा, फाइनल रिवीजन, तब अच्छे से क्लियर होगा। क्यों तो बहुत सारे क्वांटिटीज हम आगे देखेंगे, ऐसा बहुत बार वो पहले ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, हर चैप्टर की इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन पूरे अच्छे से फॉलो करना है। और उसके बाद में एनसीईआरटी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का वेरिएशन जो है, तो वो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। जो हमको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे यूनिवर्सल बुक में, उनको सर्कल करके रखना है, या फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो नहीं आ रहे उनको स्टार करके रखना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे मतलब थ्योरी के बेसिस पर, फॉर्मूले के बेसिस पर फर्स्ट अटेम्प्ट पे आ रहे, उनको आपको अच्छे से क्या करना है, मतलब उसको राइट कर दिया तो भी चलेगा। सपोज एक चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन, इसमें 400 ऑब्जेक्टिव, 400-500 जो भी रहेंगे, तो उसमें हमको जो इजी जा रहे हैं, जैसा डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इनको क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है। जो इजीली आ रहा है, इजी गोइंग में जो आ रहे हैं उनको टिक मार्क कर, लेकिन जो टफ जा रहा है उसको स्टार करना है। जो बहुत टफ जा रहा है उसको 2 स्टार दे दो, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसको 3 स्टार दे दो। मतलब आप जब रिवीजन दोगे, ये स्टार्स क्यों जरूरी है, हमको जो इजी गोइंग में आ रहे हैं उनको राइट कर देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आ रहा है उनको राइट कर देना है। जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, फर्स्ट लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसा बोलते हैं, तो लेवल 1 वाले तो डायरेक्ट टिक मार्क करेंगे, लेवल 2 वालों को 2 स्टार देंगे सपोज। और जो लेवल 3 है, मतलब जेडबलई लेवल या एडवांस्ड लेवल के जो ऑब्जेक्टिव है, क्रिटिकल थिंकिंग में होते हैं जनरल, हर चैप्टर की क्रिटिकल थिंकिंग में होते हैं। आपने यूनिवर्सल देखा होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग में ऑब्जेक्टिव्स है, हायर लेवल जिसको बोलते हैं, जो एडवांस, जेई एडवांस में आ सकते हैं या फिर जेई मेंस में आ सकते हैं। नीट के कंपैरिजन में जेई मेन का लेवल डेफिनेटली हायर लेवल है। ओके, उसको भी आपको पूछना है वो ऑब्जेक्टिव, जो जेई मेंस करने वाले या आईआईटी के लिए जिसको जाना है। नो डाउट आईआईटी के लिए भी जा सकते, गए भी है, हर साल 1 से 2 स्टूडेंट जाती है। ओके, हर साल जो जिनको सपोज एनआईआईटी को जाना है या एनआईआईटी को जाते हैं तो वो जा सकते हैं, मतलब उनका ड्रीम यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं। फिजिक्स के हद तक तो भी हम पूरा जेडबलई मेंस और एडवांस लेवल भी, लेकिन एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव आपको खुद को पूछना है, बुक्स लेना है, और एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव जैसे असर्शंस, रीजंस, ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी नीट वालों को नहीं है लेकिन एडवांस लेवल वालों को है, तो उनको खुद पूछना है। ऐसे कुछ बच्चे हैं कि वो भी पूछते हैं
लेकिन उनको खुद को क्रिएटिव होना है। नीट लेवल वाले वो तो लेवल तो ले रहे हैं, नीट लेवल ले रही है हम, ओके। जेई लेवल के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी, जो भी जेई मेंस या जेई एडवांस देने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ओके। तो इस तरह से आपको मेथड ऑफ लर्निंग रखना है। पहले तो आज क्या बता दिया, प्लानिंग किस तरह से रहेगा 2 साल का, 11th कैसा कवर होगा, एनसीईआरटी 11, एनसीईआरटी 12 कैसा होगा, स्टेट बोर्ड के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा बता। ये हम नोट्स मतलब एक पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको भेज देंगे, किस तरह से प्लानिंग रहेगा ये पूरा भेजेंगे। अभी ये तो सिर्फ ओरली बताया है आपको, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम का कैसा स्टडी होगा उसके बारे में बताएं, उसका रिवीजन कैसा होगा, नीट का रिवीजन लास्ट में कैसा लेंगे उसके बारे में। और आपको ये याद रखना है कि उस टाइम पीरियड में उनको रेगुलरिटी रखना है, सभी रेगुलर, 2 साल रेगुलर जरूरी है। आपका एक पीरियड फिजिक्स का ऐसा होता है कि सपोज 15 पीरियड में हमारा अगर एक चैप्टर खत्म हो रहा है या 20 पीरियड में, आपने बीच में का एक भी पीरियड अगर मिस कर दिया तो आगे वाला लिंक ब्रेक हो जाता है। अगर लिंक ब्रेक हो गया तो आप पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होता है, बहुत वक्त लगता है वो चैप्टर कवर करने में। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, रेगुलरिटी जरूरी है। और बाद में स्टडी सर्कल के बारे में भी बता दिया, किस तरह से स्टडी सर्कल रहेगा, ये लॉकडाउन के बाद में शुरू होगा, अभी तो नहीं कर सकते, अभी लिमिटेशन है, ये बाद में कवर होगा। ये ऑनलाइन के ये ड्रॉबैक ही है बोलो तो भी चलेगा, अभी इंटरेक्शन भी उतना नहीं हो सकता, ओके। उसके बारे में भी सर बताएंगे, और ऑनलाइन के जो भी है उसके बारे में भी सर बताएंगे। फिर बाद में मेथड ऑफ टीचिंग बता दिया, किस तरह से टीच होगा चैप्टर, बोर्ड, उसके बाद एनसीईआरटी, एमसीक्यू, क्लास असाइनमेंट, ओके। होम असाइनमेंट भी देंगे हम इसके आगे, ओके। जैसा जैसे नए वेबसाइट में अपलोड होंगे क्वेश्चंस, उस तरह से होम असाइनमेंट भी देंगे, लेकिन वीकली एक टेस्ट कंपलसरी होता है। अभी इस वीक सिर्फ ये पेरेंट मीटिंग होने की वजह से बच्चों पे बर्डन नहीं रहना चाहिए, इस वजह से हमने ये पेरेंट मीटिंग, एक्चुअली तो डायरेक्शन कौन सा है, हम कौन से दिशा से जाने वाले हैं वो भी मालूम होना बच्चों को जरूरी है, पेरेंट को भी मालूम होना जरूरी कि उसको कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है। नहीं तो रैंडमली स्टडी मतलब ले लिया साइंस को एडमिशन और सिर्फ करना है, बच्चों को भी ध्यान मतलब पेरेंट को भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन के भी जो ड्रॉबैक है। अभी कुछ बच्चे सिर्फ मोबाइल ले लिया है लेकिन क्लास कर रहे हैं, समझो 2-4 घंटा 6 घंटा क्लास कर रहे हैं और बाकी दिन भर गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर, ये बंद करना है। तो इसके ड्रॉबैक भी बहुत है, ये ऑनलाइन के ड्रॉबैक में नए नए मोबाइल्स लिए हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल ही चाहिए, मोबाइल पर ही परिहार पाटिल सर का क्लास चलता है, हम लैपटॉप पे नहीं दे सकते इसलिए देख सकते, इसलिए हमको नया मोबाइल चाहिए, ऐसे लिए भी है। अभी जरूरी भी है, वो बात अलग है सपोज, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी, उस पर भी ध्यान देना है कि उसने वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इसके अकाउंट आप उनके बंद करने लगाओ 2 साल, उसका कोई जरूरत नहीं, कोई स्टेटस नहीं देखता है, स्टेटस 2 साल के बाद डालना है, एमबीबीएस को लग गया करके या फिर अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज को लग गया करके 2 साल के बाद स्टेटस डालना। तब तक के ये जो टेक्नोलॉजी है तो इससे दूर रखो बच्चों को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके, या व्हाट्सएप, इससे दूर रखो। व्हाट्सएप कितना, सिर्फ हमारा आप अगर ग्रुप देखेंगे, हम दूसरे मैसेज नहीं डालते, हमने सिर्फ एडमिन को दिया है। अगर हमने सबको एक्सेस दिया तो कुछ कुछ बच्चे भी, पेरेंट्स भी गुड मॉर्निंग ये वो मैसेज का जरूरत नहीं है ना, सुबह सुबह क्लास शुरू हो गया, गुड मॉर्निंग उतना हो जाता है, बस हो गया। बच्चे दिन भर डालते ये ऐसा हो गया वैसा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप का हेडेक तो आपको पता ही होगा, आप यूज ही कर रहे हैं, ग्रुप से ऐड करते जा रहे हैं, उसमें बच्चे कुछ भी दिन भर मैसेज आते रहते हैं, ओके। मतलब वही मैसेज रिपीट 4 ग्रुप में एक ही मैसेज आता है। अभी कोरोना के रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो इस वजह से उनको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ अपना ही क्लास का ही व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हम जो यूजफुल है उतनी ही भेजते हैं मैसेज, जो जरूरी है उतना ही, ओके। नहीं तो ऐड वगैरह ऐसा बहुत सारे मैसेज नहीं भेजते रहते, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये नहीं भेजते, कुछ जरूरत नहीं, ओके। जो पढ़ाई से रिलेटेड है उतना ही भेजते हैं, फालतू में ग्रुप बना के कितने भी मैसेज डालते जा रहे हैं तो मतलब नहीं। और उनको इसको थोड़ा सा डाइवर्ट, आपको व्हाट्सएप कम से कम यूज करना, ओके। कम से कम ये टेक्नोलॉजी या जो भी है लैपटॉप ये हो, तो उसमें कम से कम उनका टाइम जाए, सिर्फ क्लास पूरता, अपने ही नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्लासेस के लिए। ऐसा अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ही वो बच्चा रिजल्ट दे पाएगा, नहीं तो इसमें स्पॉइल हो रहा है, ये ऑनलाइन में बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं बहुत।
ओके, इसके बारे में और सर बताएंगे। अभी इसके आगे का जो गाइडेंस है तो प्रशांत पाटिल सर करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट हिम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आज बंद कर। थोड़ा मेरा नेट स्लो है। परिहार सर ने नियरली सब कुछ बता दिया, अपना साल भर का प्लानिंग बता दिया, हाउ टू स्टडी बता दिया। मैं थोड़ा सा पेरेंट के बारे में, थोड़ा पेरेंट ने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए 11th 12th में स्पेशली, वो बताऊंगा। ओके, सबसे पहले थैंक्स टू परिहार सर, आप सब यहाँ आए, आपको भी थैंक्स। बाद में नहीं होगा, बाद में चले जाएंगे, इसलिए पहले ही बता दिया। पेरेंट को सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम, कि आप अपने बच्चे के लिए दिन के 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। 10 घंटे का अपना ऑनलाइन लेक्चर्स छोड़ के, 10 नहीं हुआ तो कम से कम 8 घंटे का टाइम टेबल, बराबर, स्टडी का टाइम टेबल बच्चे का बनाओ। जो बच्चे का टाइम टेबल नहीं है, उस बच्चे के पेरेंट ने भी और बच्चे ने भी MBBS, इंजिनियरिंग, नीट, जेई ये वर्ड यूज भी नाही करणे, हे शब्द वापरायचे सुद्धा नाहीत। सगळ्यांनी, सगळ्या पेरेंटनी हे लक्ष दिलं पाहिजे की आपल्या मुलाला आता 10 घंट्याचा किंवा कमीत कमी 8 घंट्याचा टाइम टेबल ऑनलाइन लेक्चर सोडून तयार करायचा आहे। समजा मी 8 घंट्याचा टाइम टेबल घेतो, किती? 8 घंटे। आता ह्या 8 घंट्याच्या टाइम मध्ये 3 विषय आला, 3 सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो, फिजिक्स के लिए 4 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2, बायोलॉजी के लिए 2। इसे बोलते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा मैंने? फिजिक्स के लिए 4 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे, बायोलॉजी के लिए 2 घंटे। इसको बोलते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंसेप्ट और हार्डनेस के हिसाब से। सबको 2-2 घंटे बोले तो नहीं चलेगा। सबको 2-2 घंटे मतलब फिजिक्स पे अन्याय है, बराबर। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 5वीं से BSc लेवल तक स्टडी करना है, नीट एग्जाम देना है तो 5वीं से बोला मैं। 5वीं को फोर्स की कंसेप्ट सीखी तो वो भी हमें यूज करनी है 12th में, बराबर। तो इतना हार्ड वर्क है फिजिक्स के लिए। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिजिक्स के लिए 4 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे और बायो के लिए 2 घंटे, ऐसे 8 घंटे आपके 6 घंटे लेक्चर के छोड़ के तैयार करना है। ये जिसका टाइम टेबल होगा उसने नीट वर्ड यूज करना, मैं नीट की स्टडी कर रहा हूं, उसने MBBS बोलना, उसने इंजीनियरिंग बोलना। दूसरे बच्चों ने बोलना भी नहीं, उसने बोलना नर्सिंग, उसने बोलना BSc, बराबर, उसने बोलना एग्री। MBBS इंजीनियरिंग का नाम नहीं लेना। अगर 12th अच्छी तरह नीट एग्जाम क्रैक करना है, जेई एग्जाम क्रैक करना है तो एक बात, ओके। दूसरी बात, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरी दुनिया इधर की उधर, वो टाइम टेबल में कभी भी फर्क नहीं आना। क्या करते बच्चे? टाइम टेबल बनाते आज, बराबर, आज टाइम टेबल बना दिया, 3 दिन तक एकदम फर्स्ट क्लास फॉलो होता है, एकदम 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन के बाद धीरे धीरे वो टाइम टेबल हम भूलने लगते हैं, और 8 दिन के बाद वो कहाँ रखा ये भी पता नहीं चलता, पेरेंट को भी पता नहीं चलता और बच्चे को भी पता नहीं चलता। मैं मेरे बच्ची को, मेरे बेटे को 3 बार टाइम टेबल करके दिया, 3 बार, और हमारे मैडम को बोल दिया मैंने कि अभी मैं क्लास में एंगेज रहता, आप वो टाइम टेबल फॉलो करते क्या, देखते जाओ। तो हफ्ता भर हमारे मैडम को याद रहा, हफ्ता भर के बाद हमारी मैडम भूल गई, मैडम भूल गए, बच्चे भूल गए। ओके, फिर से मुझे एक 15 दिन के बाद और टाइम टेबल बना के देना पड़ा, बराबर।
तो अपने को ये काम करना है एज अ पेरेंट। मैं मेरे बच्चे का एग्जांपल दिया, आपके भी बच्चे, मेरे बच्चे सब एक जैसे हैं, मेरे भी घर में आपके जैसा ही प्रॉब्लम इश्यू रहे थे, बराबर। तो क्या करना है अपने को, टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले, वो फॉलो करते हैं कि नहीं देखना है। दूसरी बात, एग्जाम की स्टडी एग्जाम के एक दिन पहले नहीं होती। ये 10वीं नहीं है, 10वीं का पूरा सिलेबस फिजिक्स का एक साथ कंबाइन कर दो तो फिजिक्स का 11th 12th का एक चैप्टर बनता। मतलब 10वीं में 4 चैप्टर है आपके, वो 4 चैप्टर को एक साथ मिला दो 10वीं के, तो 11th में एक चैप्टर बनता। तो 10वीं को वो चलता था क्या कि कल एग्जाम है, आज रिवाइज कर लो, कल आउट ऑफ ले लो। वो टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता था, लाइन उसके टेक्स्ट बुक के नीचे जो भी दिया उसके बाहर का कुछ भी नहीं आता था। एक आधे 2 क्वेश्चन इधर के उधर के घुमा के आते थे, पूरा मेमोरी बेस्ड था। फिजिक्स मेमोरी बेस्ड नहीं है, यहां इमेजिनेशन होना, क्विक आंसरिंग होना। मेमोरी तो होना ही, मेमोरी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, क्विक आंसरिंग, जल्दी से आंसर देने आना है, बराबर। एरोप्लेन क्रैश होने वाला है, आपके पास 30 सेकंड है और आप ढूंढ रहे, अरे मैंने मैनुअल कहाँ रखा, अब मैं कैसे प्लेन को ऊपर फिर से उड़ाऊं, यही कहीं ड्रॉवर में रखा था। ऐसा करने लगे तो जब तक तो प्लेन क्रैश हो जाता। तो क्या करना है आपको क्या करना है, 1 मिनट में आपको एक एमसीक्यू आना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट में एमसीक्यू, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अगर करनी है तो हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन वो एग्जाम की स्टडी होना। मतलब संडे का एग्जाम हम मंडे को बता रहे कौन से टॉपिक पे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का सुबह आपको वो स्टडी करना है, फिर एग्जाम देना है, बराबर। तीसरी बात, फिजिक्स के एग्जाम के मार्क को दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम के मार्क के साथ कंपेयर मत करो, बिल्कुल मत करो। केमिस्ट्री के एग्जाम में कुछ पेरेंट मुझे बोलते, सर केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बहुत अच्छा चल रहा उसका, वो केमिस्ट्री में 150 अबव ला रहा, बायोलॉजी में 360 में से 370 ला रहा। बराबर, वो ला सकते, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी में ला सकते। फिजिक्स में 10 मार्क्स से स्टार्ट होता, 10 मार्क्स से, फिर 20, 40, 50, 60, कितना भी स्टडी कर लो। बहुत बच्चे हैं बहुत स्टडी कर रहे, 3 बुक में से स्टडी कर रहे। मुझे व्हाट्सएप पे एक बच्चा, आवाज आपकी माइक बंद करो प्लीज, दूसरे को डिस्टर्ब होगा। एक बच्चा 4 बुक में से स्टडी कर रहा, मुझे खुद को 20 एमसीक्यू पूछ रहा वो, और फिर भी आउट ऑफ मार्क नहीं ले पा रहा। इसका मतलब अपनी फिजिक्स की टेस्ट एकदम नीट के लेवल की है। हम ये लेवल गिरा के, इसको कम करके आपको अच्छे मार्क दिलवा सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ बेईमानी होगी। मतलब आपको पूरा खुश रखेंगे, फिजिक्स में 180 मार्क आ रहे सर, लास्ट 3 एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क आए सर, और फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, 100 भी क्रॉस नहीं हुआ। ऐसा होगा फिर बाद में। इसलिए आज ही आपको फिजिक्स के मार्क्स की कंपैरिजन दूसरे मार्क्स से करना छोड़ देना है। दूसरे सब्जेक्ट में गिर सकते, उसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे का लेवल लो का टेस्ट हो रहा, ये ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड है। अब ब्लड इधर से इधर जा रहा, पैर में जा रहा, दिमाग में जा रहा, एक बार पढ़ दिए न्यूज जैसा, बस याद हो गया। उसमें दिमाग क्या लड़ाना है, हार्ट में से दिमाग में ब्लड जा रहा तो जा रहा, इसमें दिमाग लड़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन फिजिक्स को ऐसा नहीं, फिजिक्स को आपको सब सोचना पड़ता, सब सामने है, फिर भी उसका कनेक्शन रिलेशन लगाने नहीं आ सकता। इसलिए आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। पहली बात बताया टाइम टेबल, दूसरी बात बताया कि वो टाइम टेबल में कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो, फर्क नहीं आना। तीसरा, एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट थ्रू आउट वीक स्टडी करना है। ओके, फिर अब 2-3 चैप्टर हो गए,
और 2-3 महीने में और 2-4 चैप्टर हो जाएंगे, फिर पहले चैप्टर भूल जाएंगे आप, बराबर ना। पहला चैप्टर भूल गए, दूसरा चैप्टर भूल गए, जो करंट टॉपिक है वही याद रहेगा, पिछले पे टेस्ट गए तो भूल जाएंगे। अब हम लेंगे अगले हफ्ते से, हम लास्ट एक जो चैप्टर हुए उस पे टेस्ट लेने वाले हैं। तो फिजिक्स के जो 4 घंटे हैं, वो 4 घंटे में 1 घंटा पुराने चैप्टर की स्टडी करना है, 1 घंटा करंट चैप्टर की स्टडी करना है, और 2 घंटे एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी ऐसा करना। तो इसका मतलब पुराना एक चैप्टर, करंट दूसरा चैप्टर, और एमसीक्यू टेस्ट तीसरे चैप्टर पे है। तो एक दिन में आप 3 चैप्टर को टच करना है, एक दिन में 3 चैप्टर को टच करना है, तो आपकी स्टडी अच्छी चल रही। चौथी इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर केमिस्ट्री की एग्जाम रख दी या बायोलॉजी के हफ्ते में 2 एग्जाम रख दिए, तो कल बायोलॉजी की टेस्ट है, आज फिजिक्स का नहीं करता। गलत बात, गलत बात। आज फिजिक्स का टाइम टेबल है तो वो टाइम टेबल में फिजिक्स करना ही है, फिर बायोलॉजी की टेस्ट रहने दो, केमिस्ट्री की रहने दो, मैथ की रहने दो, क्योंकि उनके टेस्ट के लिए आप पूरे हफ्ता भर स्टडी कर रहे हैं। जैसा फिजिक्स की हफ्ता भर स्टडी करेंगे, वैसा केमिस्ट्री बायोलॉजी की हफ्ता भर करेंगे। तो एक दिन पहले दूसरे सब्जेक्ट का स्टडी स्टॉप करना, मतलब ये गलत हो जाएगा, बराबर। खाना खाते वक्त सब खाना हम म्हणजे रोटी के साथ सालन मिला के खाएंगे, भाजी सोबत पोळी लावून खायची, सोबत लोणचं टेस्ट करायचं, पापडही खायचं, बरोबर। नाही नाही नाही, मी तसं नाही, आता मला काय करायचं, पहिले सगळ्या पोळ्या खाऊन घ्यायच्यात, मग सगळं वरण पिऊन घ्यायचंय, मग मी नुसता भात खातो। ये ऐसा खाना होता क्या? नहीं होता ना। तो ऐसी स्टडी भी नहीं होती। पहले मैं पूरा बायोलॉजी कर लूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री करूंगा, बाद में मैं फिजिक्स को हाथ लगाऊंगा, ऐसी स्टडी नहीं होती। स्टडी करना है तो सबको एक साथ में स्टडी करना है। अपना मेन खाना है फिजिक्स, बराबर। बायोलॉजी केमिस्ट्री साथ में टेस्ट करने को पपड़ लोंचे जैसा लगाना है, अपना मेन खाना है फिजिक्स, ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट, पेरेंट को क्या करना है? पेरेंट को क्या करना है कि अपना बच्चा 10वीं में बहुत होशियार है, क्यों नहीं, इतने अच्छे अच्छे मार्क लाए उसने, लेकिन वो 10वीं तक ठीक है, उसी भरोसे पे 11th 12th में मत रहो, उसकी रियलिटी जान लो। 10वीं की एग्जाम और 11th 12th की एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है, सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, स्टडी के मेथड में जमीन आसमान का फर्क है। तो 10वीं में 99.9% लाने वाले बच्चे को नीट में 200 मार्क नहीं मिले 720 में से, ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे हमारे पास। तो अपने बच्चों की रियलिटी दो, जो पुराना था वो पिछले जन्म का हुआ तो हुआ, अब ये जन्म में विश्वास रखो, बराबर। लास्ट ईयर की म्हणजे मागच्या जन्मातली पुण्यही आता कामी नाही, आता इथं याच जन्माची पुण्यही कामाला येणार। त्यामुळे ये साल में आपने क्या किया उस पे ही, यहां फिर से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा कि यहां होशियार बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, फिर से बता रहा, होशियार बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है मेहनती होशियार बच्चों का। होशियार कम रहा तो भी चलता, लेकिन मेहनती ज्यादा होना, ऐसे बच्चों का रिजल्ट आता। जो बच्चे फिजिक्स में परभनी में, पूरे फिजिक्स में नहीं, पूरे नीट में परभनी में टॉप करते, वो बच्चे होशियारी के लेवल में क्लास में 3-4 नंबर पे रहते हैं। क्लास में उनसे भी ज्यादा होशियार बच्चे रहते हमेशा। क्लास में जो बच्चे परभनी टॉप आया, सपोज लास्ट ईयर एक XYZ परभनी में टॉप आ गया, तो उससे भी होशियार बच्चा क्लास में था, लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया क्योंकि वो मेहनती नहीं था। तो जो मेहनत करेगा और होशियार होगा, होशियार तो बाय बर्थ रहता, ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करने से, डेली प्रैक्टिस करने से ही होशियारी आती है। ये मुझे मालूम है, ये बोल के नहीं चलेगा। क्रिकेट कैसे खेलते मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन नहीं ले रहे ना मुझे टीम में, आईपीएल में भी नहीं ले रहे मुझे, बराबर। तो मुझे क्या मालूम है इससे कुछ भी फर्क नहीं गिरता।
मैं जो मालूम है उसकी प्रैक्टिस कितना करता हूं उस पे सब रहता। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, बराबर। तो ये पांचवी बात, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। पेरेंट ने देखते रहना है कि आपका बच्चा स्टडी करते वक्त ये टाइम टेबल में ये बुक लेके बैठा क्या, बस वो क्या पढ़ रहा क्या नहीं हमको तो कुछ नहीं समझता सर, हम क्या देखेंगे, मुझे भी नहीं समझता, हमारे मैडम को हमारे बच्चों की स्टडी में नहीं समझता, लेकिन वो बुक का नाम तो समझ में आता ना। ये फिजिक्स लेके बैठा या बायोलॉजी लेके बैठा ये तो समझ में आता। टाइम टेबल देखना, हाँ 10 से 12 बजे तक फिजिक्स का टाइम टेबल है, फिजिक्स की बुक हाथ में नहीं, उसके हाथ में बायोलॉजी की बुक है, वो निकालो फिजिक्स के हाथ में दे दो, बस इतना ही करो। पहले 2 महीने 3 महीने वो फिजिक्स पढ़ेगा नहीं, लेकिन बाद में मजबूरन पढ़ने लगेगा। ओके, तो ये काम आपको करना है। उसका नेचुरल टैलेंट तो जरूरी है, लेकिन पेरेंट ने उसके भरोसे पे नहीं रहना। मेरा बच्चा 10वीं में 90 अबव है मतलब वो डॉक्टर हो गया, ये अशा भ्रमात राहायचं नाही। हे पेरेंटला सगळ्यात महत्वाची सूचना, त्यानं आता काय करायला याच्याकडेच लक्ष द्या, मागे काय होता हे विसरून जा। मैं बच्चों को भी बोलता मुझे मार्क मत बताओ, मार्क बताओगे तो गलती करोगे, मार्क बताओगे तो इतना आपको सवाल पूछूंगा कि आपको फील आएगा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बराबर। तो ये काम करना नहीं, पिछला हो गया सो हो गया, अब काम को लगना है, ये नई शुरुआत है। जिनको कम मार्क है वो भी बोर नहीं होना। 10वीं में 85% आए, मुझे तो कम से कम 95 की अपेक्षा थी, चलता ऊपर नीचे होते रहता, 10वीं पे क्या बेस्ड है। ओके, वो बच्चे को 85 बच्चे जितने भी रिजल्ट आए लास्ट ईयर, अगर 15-20 बच्चे हमारे यहाँ से एमबीबीएस लगे तो वो 15-20 बच्चों में से 50% से भी ज्यादा बच्चे जो है उनको 10वीं में 85% के मार्क, लेकिन लगे ना एमबीबीएस। तो 10वीं का भूल जाओ, 10वीं का कंप्लीटली भूल जाओ, अब 11th में आ गए, यहां से स्टार्ट करो। ओके, तो मुझे बताने लायक, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे टेस्ट घर में है बता रहे नहीं। पेरेंट मीटिंग रखने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, टेस्ट देना जरूरी है। आपके टेस्ट के मार्क जो है वो एडिशन करेंगे हम, जितने भी टेस्ट हो गए वो मार्क के हिसाब से ही ऑफलाइन लेक्चर जब होंगे तब आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। जिसके मार्क ज्यादा उसको आगे बिठाया जाता है, उसके पसंदीदा जगह पे बिठाया जाता है। अगर उसको लगा मुझे पीछे बैठना है तो वो पीछे भी बैठ सकता है, और जिसके मार्क कम वो कंपलसरी पीछे बैठने वाला है, बराबर। इसलिए जितने भी एग्जाम होंगे वो सब एग्जाम के मार्क की एडिशन होगी, उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होगी। कुछ पेरेंट मेरे पास आते, सर हमारे बच्चों को दूर से दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, उसको आंखें की प्रॉब्लम है तो दूरबीन लगा के पीछे बैठ के देखना, लेकिन जिसके मार्क अच्छे होंगे वो ही आगे बैठेगा। ये क्लास का अपने रूल है, अपने नहीं पूरे परभनी के, पूरे दुनिया भर के क्लास का यही रूल है। ओके, इसलिए एक भी टेस्ट उसने मिस नहीं करना। दूसरी बात, खाली मुझे मालूम है ये चलता, ऐसे करके नहीं चलता, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो टेस्ट प्रैक्टिस है। आपने ट्यूशन क्यों लगाई, सोचो, फिजिक्स की ट्यूशन आपने क्यों लगाई? आपको फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना है बोल के लगाई, या फिजिक्स का सब नॉलेज हमें मालूम है बोल के लगाई, मालूम होना बोल के लगाई? नहीं ना, आपने फिजिक्स के लिए ट्यूशन लगाई ही नहीं, आपने ट्यूशन लगाई आपकी एग्जाम अच्छी जाना बोल के। तो एग्जाम अच्छी जाना बोल के ट्यूशन लगाई और एग्जाम ही नहीं दे रहे, ये कैसा बात है? मतलब आपको क्रिकेट खेलना है और दिन भर वो बैट को हाथ भी नहीं लगाए, फुटबॉल लेके घूम रहे, कैसे क्रिकेट खेलोगे? तो एग्जाम देना कंपलसरी है। हर संडे को एग्जाम होता है, नियरली टाइम टेबल फिक्स रहता है, 2 से 4 के बीच में एग्जाम रहता है। एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ गया, 2 बजे ट्राई करना, प्रॉब्लम आया तो हमारे असिस्टेंट के नंबर दिए हैं, उनसे कांटेक्ट करना। सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, सर मेरा नेट नहीं चल रहा, सर ये हो रहा वो हो रहा, इसके लिए हमको फोन मत लगाओ, हमको फोन सिर्फ मुझे ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा इसके लिए लगाओ, आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम के लिए हमको फोन लगाओ, बराबर। नहीं तो हम
बहुत ज्यादा फोन आ गए तो इग्नोर कर सकते हम, तो वो टेक्निकल इशू है ना, वो असिस्टेंट हम हमारे संभाल सकते, तो उनसे बात करना उनके लिए। ओके, तो एग्जाम देना जरूरी है। पूरा 1 घंटा वो बच्चा क्लास में सामने बैठा क्या देखो, इधर पोहे खाते खाते सुन रहा, इधर बिस्किट खाते खाते सुन रहा, 2 मिनट में इधर जाके आता, उधर जाके आता, इधर माइक ऑफ है, इधर हेडफोन लगाया, गप्पे मार रहा घर में, फिर सुन रहा। ऐसे अगर करा तो सब फिर वेस्ट। ओके, तो आपको वो ध्यान देना है कि अपना बच्चा 1 घंटा पूरा दिल लगा के सुनता क्या, बराबर। कुछ बच्चे यहाँ नहीं, वो कमेंट करते बैठते हैं, वो भी नहीं करना। स्क्रीन प्रेजेंट करना, ये वो प्रेजेंट करना, एक बार क्लास चालू होगा वो दूर रख देना, हाथ ऐसे, नोटबुक हाथ क्यों ऐसे करना, नोटबुक लेना, पेन लेना, हेडफोन से सुनना, नोट्स निकालते रहना। स्क्रीन शेयरिंग ये वो क्या उसकी जरूरत है, एक बार वो सेट हो गया दूर रख देना वो मोबाइल। उसको एक स्टैंड लेके रखो, नहीं तो बुक का एक बंडल बनाओ, उसको चिपका के रखो मोबाइल, बराबर। हाथ में भी नहीं पकड़ना मोबाइल, दूर रख देना। तो मेरा पेरेंट्स से फिर से विनंती है, परिहार सर ने तो बताया कि उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरफ ध्यान दो, तो स्टडी के एक्टिविटी के लिए भी ध्यान दो। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। कुछ बच्चे पेरेंट बात करना चाहते, उनको भी चांस देंगे। एक पेरेंट ने कमेंट डाला था, प्रैक्टिकल सर लेंगे, प्रैक्टिकल लेने का काम अभी मत करो। प्रैक्टिकल लेना, यहाँ नीट का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए टाइम कम गिर रहा। प्रैक्टिकल लेने से एमसीक्यू समझ में आता, कंसेप्ट समझ में आता, ऐसी कुछ बात नहीं। वो टाइम पास है, सिंपली टाइम पास है प्रैक्टिकल करना। कुछ तो हम नया करके दिखा रहे, कुछ तो ऐसा करके दिखा रहे, वो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी रही थी। आपको मैं नहीं बताना चाहिए लेकिन बता दिया, वो बिजनेस स्ट्रेटजी रही थी। इसलिए वो फंदे में मत पड़ो, प्रैक्टिकल विक्टिकल के फंदे में मत पड़ो। एमबीबीएस होने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना है, पेट काटना है पेशेंट का, फिर से सीना है। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिकल की मेरे हिसाब से तो कुछ भी जरूरत नहीं। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो विदाउट प्रैक्टिकल भी यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अपना मेन टारगेट है, फोकस करना है नीट जेई, बस वही फोकस करेंगे। वो 3 इडियट मूवी देखी क्या आपने? 3 इडियट मूवी में वो जो प्रिंसिपल है, शुरू के पहले दिन में वो एक घोंसला लेके आता, उसमें अंडे लेके आता वो, बराबर। तो यहां जगह बनानी है तो दूसरे अंडे को नीचे फेंक देना और फिर यहां जगह बनाना, ऐसे वो बात करता। उसकी बात सुनने को गलत लगती, लेकिन ये कंपटीशन का एरा है, ये बात सही है। ओके, पिक्चर में बहुत अच्छा रहता, कंसेप्ट पे ध्यान दो, वो ठीक है। करियर करने के बाद कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। अभी फिलहाल एग्जाम क्रैक करना, इतना ही एम अपने को रखना है। थोड़ी मेरा सुनने को अलग लग सकता आपको बात, लेकिन यही सही है कि अपने को नीट एक बार क्रैक करके एमबीबीएस को ज्वाइन होना है। फिर एमबीबीएस को ज्वाइन होने के बाद, इंजीनियरिंग को ज्वाइन होने के बाद जितने चाहे प्रैक्टिकल करो, 10 बार फेल हुए तो भी 10 साल के बाद आपको एमबीबीएस की ही डिग्री मिलने वाली है, बराबर। तो अपना मेन एम है वो एग्जाम क्रैक करके वहां जगह बनाना। तो उसके लिए इधर उधर कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस होना अपने स्टडी पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ पेरेंट को क्या कहूंगा मैं, जिनको बात करनी है, प्लीज अपना माइक ऑन करके वो बात कर सकते हैं। ओके, नमस्ते सर. हा, एकदा नाव सांगायचं सर. हा प्लीज. सखाराम बोले बोलतो सर. जिंतूर. हॅलो. 1 मिनिट सर, मी थोडा हेडफोन लावतो, मला आवाज नाही ऐकू येणार. हा सर, बोला सर. हा सर. हा बोला सर. गुड आफ्टरनून सर. व्हेरी गुड आफ्टरनून. हा सर, मी जिंतूरून बोलतो सर. अपूर्वा गवलेचा पॅरेंट बोलतोय. बरं बरं. हा सर, फक्त माझं म्हणणं एवढंच आहे की सर, की जेव्हा लॉकडाऊन संपेल त्याच्यानंतर बी आपले काय ऑनलाईन क्लासेस कंटिन्यू करायचे काय, काही आहे का प्लॅनिंग म्हणून विचारायचं. तशी प्लॅनिंग आता तर नाही, कारण ऑनलाईन सेटअप पुन्हा क्लासमध्ये प्रत्येक वेळेस करायचं म्हणजे थोडं अवघड जाईल. पण तरीही आपण जर बरेच पॅरेंट्सचं जर इच्छा असेल तर आपण त्याचं रेकॉर्डिंग करून, डायरेक्ट लाईव्ह जरी जमलं नाही तरी रेकॉर्डिंग करून आपण या ऍप मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करू.
परंतु हा, तसे हा, किती तेच, पॅरेंट हा. भेटतात याच्यावर अवलंबून आहे. हो, तेच म्हणलं. पुन्हा कसं लॉकडाऊन संपल्यानंतर ऑनलाईनचा बराच ताण तुमचा कमी होऊन जाईल. त्याच्यामुळे एक ऑनलाईन बॅच कंटिन्यू राहील तर काय अडचण नाही असं वाटतं मला. लॉकडाऊन संपल्यानंतर आमचं स्टडी सर्कलचा ताण वाढतो सर. नाही, 3 तास ताण तर विद्यार्थ्यांना भरपूर घेऊन आहे. आम्ही बसतो तिथं हा. आणि एकेका विद्यार्थ्याला त्याचे एक एक प्रॉब्लेम समजून सांगतो आणि मी स्वतः बसतो, परिहार सर स्वतः बसतात. हो, त्याच्यामुळे काय आम्हाला तो 3-3 तास तो एक वेगळा इश्यू आहे. तरी आपण प्रयत्न नाही, करू. अजून त्याच्यावर काय चर्चा हरकत केली नाही. नाही, पण प्रयत्न करू आपण तो. काय हरकत त्याला अजून वेळ हो आहे. सर. 2-3 महिने आहेत. तुमचा विचार 100% चालेल. आपण लक्षात ठेवू. ओके, थँक्यू सर. चालतं. अजून कोणाचं असेल तर प्लीज पॅरेंटनं त्यांनी माईक ऑन करून प्लीज बोलावं. हेलो। हाँ। हाँ सर, मैं गुड आफ्टरनून सर, मैं जुनेरा की पेरेंट बात कर रही हूँ, हाँ जुनेरा बोलिए खान। मैडम। हाँ बोलिए जी मैडम। सर, मुझे ये आपको सजेशन देना था कि सर आप अगर जूम ऐप यूज करते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को मतलब आप विजुअल वीडियो से वगैरह देखकर अगर टेस्ट करते हैं कि बच्चे अटेंटिव है या नहीं। वो हो रहा क्या बिल्कुल सर, सर। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा सर कि जब सवेरे आप क्लास स्टार्ट कर रहे तब थोड़ा सा बच्चे एक तो नींद से जाग रहे नहीं जल्दी और लॉकडाउन का थोड़ा सा फायदा उठा रहे बच्चे की, तो उसमें क्या हो रहा सर, हम उठाकर भी जाते हैं तो पैसिव मोड में वो लोग जो अटेंड कर रहे हैं आपकी क्लास, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि सेटिस्फाई हूं मैं इससे। तो थोड़ा सा आप अगर टेस्ट या उनका अटेंशन आप क्रिएट करते हैं कुछ ऐप अगर आप दूसरा यूज करके या जूम पे या नहीं एक बात मैं करता। जी जूम ऐप पे भी जरूरत नहीं। यहाँ भी बस आप ये वीडियो तो ऑन कर दिया ना, यहाँ भी हमको पता चलता है कि कौन आ जी रहा कौन नहीं, इसमें भी दिखता है। लेकिन इशू क्या है मालूम है क्या, यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे तो एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे। एक हाँ बार अगर वीडियो दिखने लगेंगे ना तो वो हमारी बात छोड़ के इधर ही अपना क्या चल रहा, हाय कब आए क्या नहीं, ये चालू कर देते बच्चे। ये 11-12 के बच्चों को थोड़ा सा संभालना मुश्किल है। ओके, और फिर हमको डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है उससे। तो मेरा कहना क्या है कि ये खुद जिम्मेदारी लेना ना बच्चों ने, अभी इतने बड़े हो चुके हैं, ये खुद जिम्मेदारी ले सकते। अच्छा सर, हाँ। तभी भी मतलब थोड़ा सा उनका अटेंशन क्रिएट करिए आप, थोड़ा सा हाँ, मतलब अभी मैं पढ़ाते वक्त मैं क्या करता मालूम क्या, हम भी हाँ क्वेश्चन पूछते, कुछ जवाब अभी 12th में भी बच्चे लाइव लेक्चर में क्वेश्चन पूछे तो आंसर देते रहते वो बच्चे। तो हाँ वो हाँ दोनों तरफ से करने की कोशिश कर रहे, लेकिन ऑनलाइन पे थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन आएगा ना मैडम। हाँ हाँ वही सर। तो इसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है हमसे भी ज्यादा, हाँ हाँ कि आप सही है। उसको खाली उठा के चले मत जाओ, हम्म। लेकिन उसको आदत लगने तक उस पे 2-2 मिनट को 5-5 मिनट को आके देखते जाओ वो क्या कर रहा क्या। हाँ अभी वही बात किया मैं। हाँ हाँ वही आप सर। अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ाना है आपने को। कभी कभी आपने को भी जल्दी उठना मालूम नहीं होता, बच्चे की वजह से आपने को उठने को जल्दी क्या है ये लगा के लग रखा लगता है, लेकिन 1-2 साल तो अपने को मेहनत लेनी पड़ेगी मैडम। ठीक है हाँ सर, पाटील थैंक यू। सर. हाँ हा पाटील सर नमस्कार. किशोर बोलतो आशेगावकर. हाँ बोला सर। हा तुमचा फोन ज्या दिवशी आला ना त्या दिवशीपासून थोडं लक्ष द्यायला सुरुवात केली. ते एक्झाम देत नव्हतं ना, आता एक्झाम हाँ द्यायला हाँ, सुरुवात केली सर त्यानं. मी काय केलं, प्रयत्न करतोय की जितके मुलं एक्झाम देत नाहीत त्यांना पर्सनली कॉल करायचा, थोडं वेळ काही हा तुमच्या फोनमुळं झालं क्षम, नाही तर मी कसं नाही बरोबर ना सर, आता आम्ही ते लक्ष 100% देणार. आता प्रत्येक विद्यार्थ्यांना कॉल करणार, मार्क कमी जरी पडत असले तरी मी आता कॉल करेल की इश्यू काय नेमका डिस्कस करू ना आपण. आणि आम्हाला तुम्ही कधीही फोन लावत जा सर, एकदा 4 नंतर नियरली आम्ही लेक्चर लाईव्ह लेक्चर नसतं, कोणीही आम्हाला फोन लावून तुम्हाला काय शंका असतील आम्हाला पॅरेंटनं टच मध्ये राहा जास्तीत जास्त. चालतं. हॅलो सर. टपके सर बोलतो. हा बोला. सर हॅलो मी सर. हॅलो हॅलो हा, बोला ना, बोला बोला. हॅलो टपके सर बोलतो सर. हा बोला सर. हॅलो हा बोला सर. सर, मुलांनी पुस्तकं नेमकं कोणते रेफर करायला पाहिजेत? फिंगर ट्रिप की नाव घेतलंय? बोर्डाचं पहिले एक बोर्डाचं बुक घ्या, एक त्यांना तात्पुरतं आम्ही नाही का एररलेस बुक घ्यायला सांगितलेलं, एररलेस
त्या एररलेस मध्ये एनसीईआरटीचा ऍब्स्ट्रॅक्ट आहे, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातले सगळे फॉर्म्युली वगैरे एररलेस मध्ये भेटतात. म्हणजे तुमच्याजवळ एनसीईआरटी राहील आणि एक बोर्डाचं बुक राहील. एनसीईआरटी म्हणजे एमसीक्यू फॉर्म मध्ये एनसीईआरटी ते सर आता तुमचे सर यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाहीत ना, प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी बोलतो सर. हा प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी तुम्ही कोणतंही वापरू शकता सर. कोणतंही बुक घ्या, तुम्हाला त्या लेव्हलचे नीट लेव्हलचे प्रॉब्लेम भेटतात. माझं म्हणणं आहे तुम्ही 3 बुक वापरायला पाहिजे. एक चॅप्टर 3 बुक मधून करायला पाहिजे. पण आता 3 पुस्तकं विकत घेणं अवघड आहे. मग काय करायचं, आपल्या ओळखीचे जे मित्रांचे ग्रुप आहेत यांच्या असे 2-3 की सगळ्यांना एररलेस एक कंपल्सरी, आणि दुसरं मग कोणी फिंगर टिप घ्या, कोणी नीट गाईड घ्या, कोणी अजून अरिहंत घ्या किंवा सिंगेज घ्या. 2 बुक आपल्याजवळ असावेत आणि मग पुस्तकांचं एक्सचेंज करत राहिले की ती प्रॅक्टिस जास्त. ओके. हॅलो सर, मी शर्वरी सुद्देवाडची आई बोलतेय. बोला मॅडम. हा सर, गुड आफ्टरनून. तुम्ही माहिती खूप छान दिली मीटिंग मध्ये, म्हणजे छान, म्हणजे आम्हाला ते एक आयडिया आली पूर्ण वर्षभराची, म्हणजे 11वी आणि 12वी दोन्ही वर्षाची एक आयडिया आली की काय काय घेणार आहात ह्याच्यामध्ये. आणि सर दुसरी गोष्ट, आता जुनेराची आई मगाशी बोलल्या असत्या की मुलं काय झालंय, मुलांना म्हणजे आम्ही उठवतो ते सगळं बरोबर आहे सकाळी, तर मुलांना कसं आहे, टीचर्स लोकांची भीती असते, आमची म्हणजे तेवढी हे नसते भीती. आम्ही त्यांना वेळेवर म्हणजे उठवतो, अभ्यासाला बसवतो, हे सगळं बरोबर आहे. पण माझा पण तोच प्रॉब्लेम आहे. काय होतं, शर्वरी कधी कधी म्हणजे सकाळचा टाइम असतो म्हणून ती एकदम तिला झोप लागते. तर थोडस तुम्ही क्लास चालू असताना जर व्हिडिओ ऑन कर बेटा, किंवा अधूनमधून ज्या पेरेंट्सची कंप्लेंट आहे त्या मुलांची नावं घेतली ना की ते मुलं थोडेसे म्हणजे भीतीने लवकर उठतील. काही हरकत नाही. हो. हे ऑनलाईन मुळे कसं व्हायलंय, हे गोष्ट व्हायली थोडस, म्हणजे पॅरेंट्स किती लक्ष देणार ना, म्हणजे त्यांची काही कामं असतात त्याच्यामध्ये एवढं लक्ष देऊ शकत नाही. पण सांगू लागले एकदा. हा सर. हा तसं करता येईल सर. पाटील सर, तसं करता येईल आपल्याला. ना आता आपण मध्ये ऍटलिस्ट 1 टाइम तरी व्हिडिओ स्टार्ट करायला सांगू त्यांना. चालतं तसं काहीतरी करता येईल. फक्त आपण मुलांचा डेटा सेव्ह करण्यासाठी थोडस म्हणत होतो. हा, नाही ते अवघड आहे. रेकॉर्डिंगला अवघड जातं आपल्याला. हा, रेकॉर्डिंगला थोडस अवघड जातं म्हणून मध्ये मध्ये येईल ना ते. थँक्यू सर. थँक्यू. आपण नाही का विद्यार्थी मध्ये नाव. हा सर, हॅलो. हा बोला सर. हा बोला. हॅलो. हा सर, त्याच्यासाठी एक व्हिडिओ. हॅलो सर, व्हिडिओ चालू करण्याची गरज नाहीये सर. जर तुम्ही लेकराचे नावं जर घेतलं, हा, आता मी माझ्या क्लासमध्ये करतोय सर, की आता आमच्याकडे पर्टिक्युलरली संख्या कमी असते सर. आमची 10वी पर्यंतचे लेकरं म्हणजे 30, 35, 40 ची रेंज असते. तुमच्याकडे भरपूर संख्या आहे आणि प्रत्येकाने जर व्हिडिओ चालू केला, माईक चालू केला तर फारच गोंधळ होईल. त्याने बरेचसे डिस्टर्बन्स. त्याच्यासाठी जर तुम्हाला पर्टिक्युलरली काही नाव जर घेता आले, ज्याचा कोण तर तसं करता येईल सर. म्हणजे ते पॅरेंटनं फोन करा आम्हाला की सर हे थोडं पाहत नाहीत, मग आम्ही त्यांची नावं घेऊन दुसऱ्या दिवशी वगैरे तुम्ही तुमचा व्हिडिओ ऑन करा म्हणून. 1-2-4 दिवस घेतले की त्याला सवय लागते. त्यांना कधी डाऊट आला की लगेच आम्ही दुसऱ्या दिवशी समजा हे करतो. त्यांनी एकदा फक्त फोन करण्या पॅरेंटनं. हा सर, ह्या लक्ष देत नाही वगैरे वगैरे, आणि प्रत्येकाने आवाजाने व्हिडिओ चालू केला तर फार प्रॉब्लेम येईल सर. आमचे 30-35 लेकरांमध्ये सुद्धा हा प्रॉब्लेम येते सर. एखाद्या आम्ही प्रश्न विचारायला गेलो तर 4-2 मुलं भडभड उत्तर सांगतात, तर नेमकं उत्तर बाहेर निघत नाही सर. बरोबर. हा एक मोठा प्रॉब्लेम. त्याच्यामुळे तुम्ही नाव घेतलं तर कॉमेंट मध्ये घेता, पण प्रत्यक्षात घेतलं तर मग त्या लेकराला लक्षात येईल की बाबा आपल्याला सर बघतायत, आपल्याला आवाज देतायत. चालतं. किंवा त्याच्याकडून पर्टिक्युलरली उत्तर मागवणे त्याच व्यक्तीकडून, त्याच मुलाकडून. बरं, चालतं, बिलकुल काही हरकत नाही सर. पण तुमचं छान एक व्यवस्थित मेकॅनिझम तयार झाले सर. मुलंही त्या पद्धतीने व्यवस्थित करताय. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आता अभ्यास करताना दिसत. आता काही मुलं कमी जास्त करत असतील, पण त्या मार्गावर आहेत सर. थँक्यू. छान. हॅलो. ओके सर. हॅलो.
हा बोला ना सर. हा बोला सर. सर नमस्कार सर. मी विनेगरचे पॅरेंट बोलतोय. सर जे आता लॉकडाऊन चालू आहे त्याच्यामुळे ऑनलाईन क्लासेस चालू आहेत. जर लॉकडाऊन संपलं आणि ऑफलाईन क्लासेस सुरू झाले तर जे आता जे चॅप्टर झालेत काही त्याचे बेसिक कन्सेप्ट जे क्लिअर करणार का परत? 100% ते कंटिन्युअसली पुढे चॅप्टर सुरू होणार ऍज इट इज कंटिन्युअसली? नाही आपण नाही का ऑफलाईन जेव्हा नाही का चालू होतील तेव्हा एक ऍडिशनल पिरियड ठेवून आपण मागे ऑनलाईन जेवढं शिकवलं ते सगळे चॅप्टर म्हणजे पहिल्या चॅप्टर पासून कव्हर करू. पूर्ण एकदा एक रिव्हिजन देऊ, व्यवस्थित रिव्हिजन देऊ. ओके थँक्यू. हाँ गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड आफ्टरनून. हेलो. हाँ बोलिए मैडम. हाँ सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि सर आप जो डेली वर्क कराते बच्चों को, क्या आप उसका असेसमेंट देते कुछ बच्चों के लिए, बच्चे वर्क कर रहे या नहीं कर रहे? हाँ हम होमवर्क दिए तो हमको व्हाट्सएप पे भेजो बोलते हम. तो सर आप उसका मतलब रिप्लाई देते फिर बच्चों के क्वेश्चन सही है गलत है? हाँ देते बिल्कुल देते. बच्चों को पूछो ना. हाँ कभी कभी ऐसा होता है एक आधे हफ्ते में कुछ पर्सनल काम भी आ गया तो थोड़ा रिप्लाई देने को लेट होता, लेकिन लेट होता मिलता. अच्छा सर, उनके मतलब जो डाउट जो क्वेश्चन गलत है तो आप उनके रिपीट करते? नहीं, जो गलत है उसको करेक्ट आंसर लिख के उनको व्हाट्सएप पे भेजते थे. तो उतना ऑफलाइन के जैसा नहीं हो सकता है ना मैडम. नहीं बच्चों ने अगर गलत प्रॉब्लम सॉल्व किया तो हम क्या करते वो सही क्या है ये पूरा नोटबुक पे लिख के उसका फोटो निकाल के उसको व्हाट्सएप पे डाल देते. बहुत सारे बच्चों का अभी एक्सपीरियंस है ना, बच्चों ने भेजे मुझे. तो सर आप डेली वर्क देते बच्चों को? हाँ डेली वर्क देते आप? हाँ डेली वर्क. पीरियड होने के बाद डेली वर्क देते? वैसा वर्क हम बताते नहीं डेली. एक प्रैक्टिस शीट दिए वाली रहती, वो प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है आपको. एक एररलेस बुक है उसमें से रोज 30 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है. हम अलग से वो जो देना है ना डेली प्रैक्टिस शीट, वो जब हमारा ऑफलाइन चालू होगा ना तब हम डेली प्रैक्टिस शीट बोल के एक नया वर्क देते हैं. अभी ऑनलाइन में वो फिलहाल चालू है. ठीक, थैंक यू सर. हेलो. थैंक यू. हाँ बोला. हेलो. हाँ बोला सर. हाँ सर, ते 5वा व्हिडिओ नाही, 5वा युनिट अँड मेजरमेंटचा 5वा व्हिडिओ नाहीये. हा एखाद्या दिवशी काय झालं माहिती का, नेट मध्ये प्रॉब्लेम आला. हा ते मुलाला समजून झालंय थोडं, ते तेवढा टाकला तर बरं होईल. नाही रेकॉर्डिंगच झालं नाही त्या दिवशी. बहुतेक पण सगळे कन्सेप्ट क्लिअर आहे सर. नंबरिंग मध्ये एखाद्या वेळेस चुकला असेल. त्याला पुढचं ते कळण झालंय मला. नाही नंबरिंग मध्ये चुकलेले सर. ते 5 द्यायच्या आधी आम्ही त्या 6 दिले, 6 पासून कंटिन्यू झालं. ऍक्च्युअली 6वा म्हणजेच 5वा आहे. असं आहे का? हा सर असं आहे का? हो. ठीक आहे सांगतो त्याला. हॅलो. हा बोला सर. हॅलो. मी हरीश आवारे बोलतो, दावरीचे वडील. हा बोला सर. मला असं आहे आपण ते माहिती दिलेली आहे आणि आपले क्लासेस पण व्यवस्थित सुरू आहे. त्याबद्दल काही थोडा क्लिअर सर. पाहतात आणि जे हॅलो सर, फक्त आपल्या नोट्स आणि त्या आपण जे व्हिडिओज किंवा आपले जे ऑनलाईन क्लासेस आहेत त्याच्या भरोश्यावर आहेत. मला असं वाटतं बा त्यांनी टेक्स्ट बुक वाचायला पाहिजे का, आणि त्याच्या पोटे वाचून परत त्याच्या काही त्यांच्या नोट्स त्याच्यावर त्यांनी त्याच्या नोट्स काढायला पाहिजे का, सेल्फ नोट्स? नाही माझं म्हणणं काय, आता परिहार सरने मला वाटतं तेच एक्सप्लेन केलं की मुलांनी आपला चॅप्टर चालू असताना महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचं बुक वाचायचंय, त्याच्या सोबत एनसीईआरटीचं सिलेबस वाचायचं आहे, त्याच्यातले एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि तुम्हाला जर असे वाटले तर फॉर्म्युल्याचे तुम्ही वेगळ्या नोट्स काढा. त्या परिहार सरनं तर सांगितलं ते भिंतीवर तुम्ही चिटकवा. एकदा मुलांना मी चार्ट तयार करायची कॉम्पिटिशन ठेवली होती मी ती सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये, बरोबर. तर हे मुलांनी कंपल्सरी केलेलं पाहिजे. त्यांनी पुस्तकं वाचलीच पाहिजे, ओळ न ओळ पुस्तकातली वाचली पाहिजे. तुमचं बहुतेक कनेक्शन गेलंय सर. त्याच्यासाठीच हो का, आवाज येत नाही? हा थोडं नेटवर्क प्रॉब्लेम. हा सर, ते याच्यासाठी
हा नेटवर्क प्रॉब्लेम असावा. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो सर, हा मी आचलची मम्मी बोलते सर, आचल जेतली. हा बोला तर बोला मॅडम. तुमची माहिती खूप छान आवडली सर. तुमची पण आणि पाटील सरांची पण खूप छान माहिती सांगितली. आणि सर माझा प्रॉब्लेम पण तोच आहे जे शर्वरीची आई आणि जुनेराच्या आईने सांगितलंय. थोडं सकाळी लवकर टाइम असल्यामुळे मुलांना उठवावं लागते आणि ते अर्धे झोपेतच असतात. ज्या दिवशी तुम्हाला वाटलं त्या दिवशी तुम्ही आम्हाला फोन करा, आम्ही सेकंड डे त्यांना व्हिडिओ वगैरे ऑन करायला लावतो. नाही, आणि त्याच्यात अजून एक ते थोडस पुढचं मी थोडं सांगतो की मुलांना सकाळी 4ला उठवायची सवय ठेवा. आता 12 गेलेत ना. सकाळी 6ला माझ्या पहिली बॅच बाजूलाच असते. आहे सर, सांगा तुम्ही. 4ला उठवायची सवय जर ठेवली, रात्री समजा तुम्ही 11ला झोपले आणि 12ला झोपले आणि 4ला उठले, 11ला झोपले 4ला उठले तरी हरकत नाही. त्यामुळे मग 7 खूप उशिरा वाटेल त्यांना. ओके सर, ओके. नाही तसं आपण विद्यार्थ्यांना आपण आता काय करू, तुम्ही मला एकदा सांगितलंय ना, आता आपण नावं घेऊ त्यांना विचारणार आता वर्गात. हा, ते म्हणूनच मी पण सांगितलं सर, तुम्ही नाव अनाऊन्स करायला पाहिजे एकदा, म्हणून तोच प्रॉब्लेम मी पण सांगितला. चालतं. ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर. थँक्यू. हेलो सर, मेरा एक सजेशन है सर, जुनेरा की मम्मा. सर आप जो क्लास लेते हैं सवेरे, तो मतलब स्टूडेंट्स ने एक रनिंग नोट्स, मेरा ऐसा सजेशन है कि रनिंग नोट्स लेना चाहिए. आपकी जब क्लास कर रहे बच्चे, तो बच्चों के हाथ में पेन और नोटबुक सामने होनी चाहिए. ऐसा वो कंपलसरी बोला है मैडम जी, तो थोड़ा फिजिक्स के सा पीरियड के लिए. जी तो फिजिक्स के पीरियड के लिए कंपलसरी है सर. हाँ मैडम जी सर, तो वही वो उनके हाथ उनको में बहुत पेन बार बोला होना है. जरूरी है. तो हर पीरियड में लगभग बोलते हैं कि फिजिक्स का जब भी पीरियड कर रहे हो, एक नोटबुक और पेन कंपलसरी चाहिए. और उनको बताया भी है कि क्लास में जो फॉर्मूले वगैरह, नए फॉर्मूले या जो हर टॉपिक हम नोट्स में नहीं रखते या नोट्स में इंक्लूड नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम बताते हैं क्लास में, या एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बताते हैं. तो वो एग्जांपल्स उनको कंपलसरी नोट डाउन करना ही है. उनको बोला ही है कि कंपलसरी, जैसा मैथ का पीरियड होता है उस तरह से फिजिक्स के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आपको कंपलसरी लिख के ही लेना है. अभी कल ही बताया था, करना चाहिए सर बच्चों ने, वही मेरा बोलना है. जी सर, बच्चे एक्चुअली क्या कर रहे हैं जुनेरा की, ऑफलाइन में कर रहे सर. वो ऑफलाइन करते समय जब पेन वगैरह लेके वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे सर, लेकिन मेरा बोलना यही है कि ये जो रनिंग नोट्स, इससे थोड़ा सा बच्चों को एक मतलब ज्यादा अच्छे से लर्निंग होता सर. ये और एक बात है, अगर लाइव लेक्चर में आप नोट्स लेंगे तो ऑफलाइन में MCQ की प्रैक्टिस को दे सकते ना टाइम. जी सर, तो बच्चों को ये भी समझाना पड़ेगा. अब क्लास में वो भी बताऊंगा अब मैं. हाँ, थोड़ा सा आप बताने. जी सर, थोड़ा सा आप बताइए इस पे. मैं तो बोलते ही रह रही हूँ, थोड़ा सा आपका बोलना इफेक्ट करता ज्यादा सर हमारे लिए. चलेगा. थैंक यू सर. सर मैं इसके लिए मेरा और एक अनुभव बताना चाहूंगा. सर मी 10वीला इतिहास भूगोल सर, आणि जसं तुमचं फिजिक्स एक मुलांना जड जाणारा विषय आहे, तसा इतिहास भूगोल ऐकणंही मुलांना जड जाणारा विषय आहे सर. वर्गात मी असं नोट केलंय सर, दुसरे शिकवत असताना, इतिहास भूगोल शिकवत असताना बरेच पाठीमागचे मुलं झोपी जातात सर. कंटाळतात. हे एक अनुभव आहे सर. हॅलो. सर. तर सर त्याच्यासाठी मी जी तुम्ही जी ट्रिक वापरता, मी एक 5 वर्षापासून ट्रिक मी मुलांना सतत हलतं ठेवतो सर. मी माझ्या मोठेपणा म्हणून नाही, पण मुलांना झोपू नये याच्यासाठी सर. मुलांना एक पेन वही हातात, बाकी पुस्तक सुद्धा काढायचं नाही. नोट्स असतो हो बरोबर आहे सर. पालकांनी सुद्धा आता मुलं लिहायलेत का होतोय सर नाही तर ते. हॅलो, तुमचा आवाज कट होतोय सर.
तुम्ही करेक्ट बोललात सर. फक्त आता आम्हाला हे थोडस check नेट प्रॉब्लेम. करणं जे आहे ना ते जरा ऑफलाईन चालू झाल्यावरच होणार ते. असं ऑनलाईन तेवढं चेक करणं शक्य नाही. सर याच्यात जर पालकांना जर लक्ष दिलं तर सर सहज होऊन जाईल की मुलगा निघतोय का नाही. एक गोष्ट करू शकतो सर की त्यांना नाही का मागच्या आठवड्याचे तुम्ही फोटो काढून आम्हाला म्हणजे PDF पाठवा, असं एक होऊ शकतं. रनिंग नोट्स नाही असे पाठवा. हे काय तुम्ही देता आवाज होणार नाही चालायचं. चांगलं. हो हो हा बोला. ओके बोला ना. अजून पालकांच्या काही सूचना असतील त्यांनी सांगा. हॅलो हा हॅलो हा बोला ना सर. अभिषेक पालक बोलतोय. हॅलो बोला सर. सर माझ्या मुलाने उशिरा ट्युशन सुरू झाली सर. त्याचं ते कव्हर होईल का मागचे क्लास झालेले. 100% संध्याकाळी काय करायचं 1 घंटा मागची पिरियड बघत बसायची. अच्छा सर. आणि त्याच्यानंतर ऑफलाईन मध्ये पुन्हा तर आपण रिवाइज करणारच आहोत. अच्छा अच्छा सर. ऑफलाईन मध्ये करणार आहेत ना सर. हो हो हो. हॅलो सर. ठीक आहे धन्यवाद. धन्यवाद. हॅलो सर. बोला सर. हा सर मी अपुरा जोलीचे बोलतोय. हॅलो सर. बोला ना सर. हा सर तुम्ही जसं म्हणलं आपण की कारेगाव रोड आणि जिंतूर रोड 2 ब्रांचेस आहेत. हॅलो सर. हा बोला बोला. तर हा दोन्ही ब्रांचसाठी काय तुम्ही स्पेशल असं का तुम्ही दोघं हँडल करणार आहेत तसं असं म्हणलं. नाही दोघं करतो ना. दोन्ही ब्रांचला दोघं शिकवणार. हा दोन्ही ब्रांच तुम्ही दोघं असतात. एक चॅप्टर समजा दोन्ही ब्रांचला परिहार सर शिकवतील, दुसरा चॅप्टर दोन्ही ब्रांचला मी शिकवेन आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही दोघं हँडल करणार समजा. हा सर. ओके ओके सर. चालतं. हॅलो सर. बोला मॅडम. मी गार्गी काळेची आई बोलतेय. हा बोला. नमस्ते सर. नमस्कार. एक तर पहिली गोष्ट तुमचे जे सेशन्स चालू असतात ना तर ते बऱ्याच वेळा आमच्या ऐकण्यात येतात. तर खूप छान शिकवता तुम्ही आणि मध्ये मध्ये जे एक कानं टोचतात मुलांचे ते खूपच चांगलं आहे. सिस्टीम छान आहे तुमची. कारण ऍक्च्युली काय झालेलं आहे 10वी पर्यंत हे मुलांना सवय असते. त्याच्यानंतर ही सवयच जाते. मुलं ऍज युजल कॉलेजला वगैरे जातात करतात मोठे झालेले असतात. त्यांना हे असं सांगणार कोणी नसतं घरच्यांशिवाय. आणि घरच्यांचं 12वी पर्यंत छोटं समजू मॅडम त्याचे कान टोचत राहू 12वी पर्यंत. नाही खूप चांगलं कारण मुलांना प्रॅक्टिकली ही सांगणं महत्वाचं आहे. खूप छान आहे. आणि मला टाइमच्या बाबतीत माझं स्वतःचं असं मत आहे की टाइम तुम्ही चेंज करू नये सकाळचा. सकाळी 7ची शाळेची सवय होतीच आणि खूप चांगली गोष्ट आहे. सकाळी 7लाच आहे मॅडम. हो नाही म्हणजे ठेवा असं म्हणतेय मी तुम्हाला. म्हणजे माझं स्वतः पर्सनली आहे बरं का असं मत. टाइम काहीच हरकत नाही. हा खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण आपण 10 वाजता जर टाइम ठेवला ना मग ते 9ला उठतील. नाही हा बरोबर. अगदी 6ला जरी ठेवला तरी काहीही प्रॉब्लेम नाही. खूप चांगलं असणार आहे ते. आणि दुसरं मेन म्हणजे ते ऑनलाईन जे तुम्ही नोटबुक वगैरेचं जे हे करताय ते मला असं वाटतं की सध्या तरी ते थोडंसं अवघड जाईल नाही का मुलांना. म्हणजे तुमचं एकीकडे ऐका का किंवा मग आम्ही लिहा वगैरे असं थोडंसं होऊ शकतं ना. रनिंग नोट्स घ्यायला हरकत नाही मॅडम. रनिंग नोट्स तर म्हणजे ते ऐकत पाहत लिहिता येतात आणि रनिंग नोट्स शॉर्ट मध्ये लिहावं लागतात. थेरी नाही लिहायची. इक्वेशन लिहायचे असतात. त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम नाही. कारण ती सगळं जवळच लागेल. रनिंग नोट्स. अच्छा बरं ठीक आहे. कधी सर रनिंग नोट्स आपण असं करू चॅप्टर झाल्यानंतर मुलांकडून समजा त्यांची एक PDF जसं मोशन इन 1 डायमेन्शन चॅप्टर झालाय तर त्यांच्या रनिंग नोट्सचे एक PDF फाईल करून प्रत्येकानं व्हॉट्सअपला किंवा आपल्याला पाठवणे. म्हणजे आपल्याला ते कळेल की कोण रनिंग नोट्स घ्यायलेत का, फॉर्म्युले तयार करायत का किंवा चार्ट तयार करतायत का नाही. त्याच्यावर थोडंसं एक करता येईल आपल्याला. तसं मी काही विद्यार्थ्यांना फोन करून तसं केलं होतं बरं का. तू मला कंपल्सरी मला नोट्स पाठव हे कर. तर बऱ्याच जणांनी मला पाठवलेले आहेत. आता त्यात सगळेजण कव्हर नाही झाले म्हणून.
हा बोला. आई बोलायली. हा तर मला वाटतं मुलांच्या मनामध्ये मागणी पडण्याची भीती असल्यामुळे ते देत नाही किंवा मग जरी त्यांना ते दिले तरी मार्क्स कमी पडतात त्यांना, कुणाला 10 पडतात तर 20 पडतात 30 पडतात. तर मग अशा प्रकारचे तुम्ही म्हणजे काय सांगाल? नाही, मी तुम्हाला एक सांगतो, आता पाण्यामध्ये आपण बुडणार म्हणून पोहलं नाही तर कसं चालणार? सायकल वरून पडणार म्हणून आपण सायकल नाही चालवलं तर मग शिकणार कधी? तर माझं म्हणणं आहे की आपल्याला सुरुवातीला हे होणार हे समजून घेऊनच सुरुवात करायला पाहिजे. आणि तसे आपण सुरुवातीचे 7 ते 8 टेस्ट मला वाटतं आपण पहिलेच्या सुरुवातीच्या ज्या महिनाभर टेस्ट घेतल्या आपण फार बेसिक लेवलच्या सोप्या टेस्ट घेतल्या होत्या. हळूहळू ती लेवल वाढवत गेलो. आणि ज्या पालकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. पालकांच्या मनामध्ये संभ्रम असतो की मला डायरेक्टली 10 जर मार्क्स पडत असतील तर मग मुलांना कुठल्या पद्धतीने अभ्यासाला म्हणजे तयारीला करावं. म्हणजे 10वी पर्यंत मुलांची मानसिकताच नसते. 10वीला जेव्हा त्यांना समजते खूप कमी असतं त्यांच्याकडे. हा बोला. आता माझं म्हणणं काय, 20 मार्क सध्या पडायले म्हणून आपण जर टेस्ट नाही दिली तर पुढच्या वेळेस 10 पडणार. हो तर मग मी तर माझ्या मुलीला म्हणलं जीव जरी पडत असेल तुला तुझी कधी तेवढी तयारी नसेल तू टेस्ट दे. टेस्ट बंद देणं बंद करूच नको, कारण तुला ऍक्च्युली काय जर दिलीच नाही टेस्ट तर नाही. पेपरची लेव्हल आपण नाही मॅडम, पेपरची लेव्हल करून आम्ही तुम्हाला समाधान, मुलांना समाधान देऊ शकतो, तर त्यानं रिझल्ट नाही येणार मॅडम. आणि अवघडची प्रॅक्टिस नाही समाधान अपेक्षित नाहीच आहे सर, रिझल्ट अपेक्षित आहे ना. म्हणून थोडस आपण लेव्हल जी आहे तीच ठेवलेली आहे. फक्त MCQ वर्गात ज्या टाईपचे झाले नियरली आपण त्याच टाईपचे MCQ घेतो. एक 4-5 MCQ इकडचे तिकडचे असतात. तसं लेक्चर तुमचे पण खूप म्हणजे सुंदर असतात. विद्यार्थ्यांना समजतात. सगळ्याच अभ्यासाची लेवल तितकी हाय ठेवावं लागेल म्हणून थोडस लोड आल्यासारखं होते आणि काही सिलेबस विसरला जातो डायरेक्टली मुलांचा. सध्या हा गोंधळ सुरू आहे बघा. जर ऑफलाईन क्लास चालू असतील तर मुलं डायरेक्ट तुमच्याशी विचारू शकतात. तर ऑनलाईन चालू असल्यामुळे मुलांना डायरेक्टली म्हणजे विचारावं वाटत नाही. बरोबर आहे तुमचं, पण आता त्याला इलाज नाही. 1-2 महिने अजून सहन करावं लागणार. चालतं. मला वाटतं सगळ्या पॅरेंटचे प्रश्न विचारून झाले. जरी काही असेल तर मला नंतर 4 नंतर आमच्या दोघालाही कधीही तुम्ही फोन करून विचार. तर मला वाटतं आपण आज इथं थांबू. सर्वजण उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. आणि वेळोवेळी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहिल्यानं निश्चितच आपल्या मुलांच्या मार्कावर चांगला परिणाम होईल. ओके परिहार सर, तुम्हाला 2 शब्द. सर्वांचे आभार, सर्व पालकांचे. तर असंच टच मध्ये राहणे. पुढची जी पॅरेंट मीटिंग होईल ते पण आम्ही कळवू. व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये पण शक्यतो पॅरेंटना स्वतःचे व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये आपले नंबर आम्हाला ऑफिसला पाठवा. त्यांचा एक ग्रुप होईल, त्यांनाही माहिती होईल की लिस्ट वगैरे कशा प्रकारे येईल. सगळं सांगितलेलंच आहे. ओके, पुनश्च सर्वांचं आभार इथं या पॅरेंट मीटिंग मध्ये हजर राहिल्याबद्दल. आणि या सूचनांचं सुद्धा पालन आपण आणि आपल्या पाल्याला सुद्धा करायला लावावं. धन्यवाद. आपण लेफ्ट करू शकता या मीटिंग मधून. धन्यवाद.
आता लेफ्ट झालं तरी चालेल सर्वांनी. थँक्यू. परिहार सर जायचं ना आता.